सब लोग आ जाओ अभी। ग्रुप ऑडिट्स, पेज नंबर 298। फिर क्वेश्चन कब कब कराओगे फिर? क्या बोल रहे हो? बैंक ऑडिट के क्वेश्चंस आई एम थिंकिंग टू टेक अ सेशन इन द इवनिंग, या फिर अपन कल एक साथ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे फॉर बैंक ऑडिट एज वेल एज जो टेस्ट के बचे थे डिस्कशन। तो ये मैं अलग से रखूंगा। अभी फ्रेश चैप्टर एक अपन डिस्कस करेंगे। ग्रुप ऑडिट में आ जाओ, पेज नंबर 298। चलो, पहले तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है भूमिका। तुमको पता होगा इस बार जो स्टडी मैट है तुम्हारा, उसमें हर चैप्टर के पहले एक इंट्रो पार्ट दिया हुआ है। एक केस बनाने की कोशिश की है, एक इशू क्रिएट की है, और एक भूमिका बनाने की कोशिश किया है पूरे चैप्टर के लिए, कुल मिला के बोलूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही है बात, कि यहाँ पे बता रहे एक पेरेंट कंपनी है एमएनओ लिमिटेड, उसकी दो सब्सिडरी है एबीसी और एक्सवाईजेड लिमिटेड। जो ऑडिटर है एमएनओ लिमिटेड का वो एसएस माहेश्वरियन कंपनी है, वाइल द ऑडिटर जो एबीसी और एक्सवाईजेड का है वो आरटीएन एसोसिएट्स है। फर्दर माहेश्वरियन कंपनी विल एक्ट एज प्रिंसिपल ऑडिटर बोल रहे हैं। और जो सारे तीनों कंपनी के मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेरेंट कंपनी शैल प्रिपेयर द सीएफएस ऑफ द ग्रुप, मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, और एक सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। वंस द सीएफएस आर प्रिपेयर्ड सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। नाउ वी नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो एक तरीके से इंट्रो बता रहे हैं, तो तुम सबको ही पता ही होगा, राइट? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फटाफट से मुझे एक चीज बताते जाओ, दो तीन चीजें जो जो मैं पूछते जा रहा हूँ। क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंडेटरी है बनाना? वेदर सीएफएस इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर if you have any subsidiary? Yes, yes or no? अनलेस एग्जामिशन में कवर ना हो रहे हो हम। अनलेस एग्जामेशन में कवर ना हो रहे हो, हमको सीएफएस बनाना ही पड़ेगा। तो सीएफएस, राइट, करेक्ट, और बनाना ही पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इट्स अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लॉ की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट अपन देखेंगे नीचे, विच रिक्वायर्स अस टू प्रिपेयर द सीएफएस इफ यू हैव एनी सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। तो सीएफएस में जनरली वी विल बी स्टडिंग व्हाट, एक तुम्हारी पेरेंट कंपनी होगी, राइट, और एक तुम्हारी अपन क्या बोलेंगे इसको, कंपोनेंट्स। बाकी लोगों को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स। तो पेरेंट कंपनी क्या करेगी, कंपोनेंट्स को कंसोलिडेट करेगी, राइट? पेरेंट कंपनी विल बी कंसोलिडेटिंग ऑल द कंपोनेंट्स, parent company will be consolidating all the components, and this financial statement will be called as what? Consolidated financial statement, cfs, and it is mandatory to prepare cfs if you have the components। तो अपन पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑडिटर। पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर है उसको अपन बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑडिटर। और जो कंपोनेंट्स ऑडिटर है उसको अपन बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑडिटर या ब्रांच ऑडिटर या अदर ऑडिटर, अदर ऑडिटर। कुल मिला के मैं बोलूँ तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अदर ऑडिटर। तो जनरली जो पेरेंट कंपनी के एसएफएस का ऑडिटर है उसको मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑडिटर, और जो कंपोनेंट्स के एसएफएस का ऑडिटर है वो अपना क्या हुआ, अदर ऑडिटर। हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स तुम्हारे प्रिंसिपल ऑडिटर भी कर रहा हो, कुछ कंपोनेंट्स तुम्हारा ऑलरेडी जो तुम्हारा प्रिंसिपल ऑडिटर है वही ऑडिट कर रहा हो कुछ कंपोनेंट्स का। और मोस्टली 99.999% में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑडिटर इज द ऑडिटर फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, अगर सीएफएस बना रहे हो तो सीएफएस भी तो एनुअल रिपोर्ट में जाएगा। जैसे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाते हैं वो भी तो एनुअल रिपोर्ट में जाते हैं, वैसे सीएफएस भी तो एनुअल रिपोर्ट में जाता है। यस और नो? राइट। सो तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट तो विल बी रेड बाय यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दे विल बी मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड since FS, SFS, SFS standalone financial statement is audited, they will be making decisions also based on the CFS, and therefore CFS also should be audited, and therefore it is audited by whom? Principal auditor.
जनरली प्रिंसिपल ऑडिटर ही तुम्हारा कौन होगा, ऑडिटर ऑफ सीएफएस। हो सकता है कभी सीएफएस का ऑडिटर कोई और भी हो, जरूरी नहीं है कि सीएफएस का ऑडिटर एसएफएस का जो ऑडिटर है वही हो, लेकिन यस मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज यू विल फाइंड सीएफएस का ऑडिटर इज ओनली द एसएफएस का ऑडिटर, दैट इज प्रिंसिपल ऑडिटर इज द ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए अपन अब देखेंगे, जब ग्रुप ऑडिट्स की बात करूं मैं, जब सीएफएस ऑडिट कर रहा हूं, मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा हूं, तो अपने को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है एज एन ऑडिटर, ये अपन ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बोला है कि भैया पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको देखना क्या है परमानेंट एडजस्टमेंट क्या क्या है, और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या क्या हुआ है। प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन को और तुम्हारा कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड बिटवीन द मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिटवीन द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर्स, अदर ऑडिटर भी तो है यहाँ पे साथ में, ठीक है। तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर अदर ऑडिटर ने कंपोनेंट को ऑडिटर कर दिया तो क्या मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्या फॉर दैट कंपोनेंट। सो दिस ऑल थिंग्स वी विल बी गोइंग थ्रू इन दिस चैप्टर। तो देखो सबसे पहले बोलता है AS21 की रिक्वायरमेंट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सिमिलर इंडेक्स है तुम्हारा क्या 110, जैसे AS12 तुम्हारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रखता है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेक्स में कहा रखता है इंडेक्स 110, जो कि तुमने पढ़ा ही होगा कि जब अपन फर्स्ट टाइम कंसोलिडेट करते तो बोलो क्या लगाते हैं 103, व्हेन वी आर कंसोलिडेटिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया या फर्स्ट टाइम कंसोलिडेशन मतलब इस बार पहली बार अक्वायर किया है, सो वी अप्लाई व्हाट 103, एंड फॉर कंसोलिडेशन पर्पस second or subsequent onwards we apply what 110. So CFS lays down principle and procedures for preparation and presentation of CFS under AS and Ind AS respectively. AS 21 हो गया और Ind AS 110 हो गया, दोनों का रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, आंसर में तुमको देना पड़ेगा रेफरेंस कौन सा AS और कौन सा Ind AS तुमको क्या बोलता है, ठीक है। CFS में जनरली क्या होगा, जो नॉर्मल तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होते हैं, बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड योर नोट्स टू अकाउंट, राइट। तो यही जो पांचों कंपोनेंट्स है तुम्हारे एफएस के, वो सिमिलर सेम चीज रहेगी तुम्हारी किसमें, सीएफएस में, एंड विल बी प्रिपेयर्ड इन द सेम फॉर्मेट एज द एसएफएस। तो सीएफएस का फॉर्मेट, जो सीएफएस का फॉर्मेट है विल बी सेम एस एस एफ एस, मतलब किसमें फॉर्मेट होगा तुम्हारा, यानी कि शेड्यूल 3, इसी फॉर्मेट में तो बनाते ना अपन एसएफएस, तो सेम फॉर्मेट तुम्हारा किसके लिए हो जाएगा, सीएफएस के लिए भी, राइट। देखो अब इसके बाद क्या बोलता है, अगर तुम किसी लॉ रेगुलेशन के अंडर में सीएफएस बना रहे हो, गवर्निंग द एंटिटी और सुमोटो मोटो, यू माइट बी रिक्वायर्ड टू एंगेज द ऑडिटर फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस। तो अपन लॉ रेगुलेशन के अंदर ही तो बना रहे, राइट। अभी मैंने बताया तुमको सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 मैंडेट करता है तुमको बनाने के लिए। However, a law or regulation governing the entity may require the CFS to be audited by statutory auditor of the entity. तो हो सकता है तुमको ऑडिटर ऑफ सीएफएस अपॉइंट करने बोला तो है, तो ऑडिटर तो तुम अपॉइंट करोगे, लेकिन हो सकता है एलआर तुमको बोले कि जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वही तुम्हारा सीएफएस का भी ऑडिटर हो, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वही तुम्हारा सीएफएस का भी ऑडिटर हो। सो इन दैट केस हु इज द ऑडिटर ऑफ एसएफएस विल आल्सो बी द ऑडिटर ऑफ सीएफएस, राइट। तो ये सब नॉर्मल बातें, भूमिका बना रहे हैं, अभी कुछ ज्यादा बात दिक्कत नहीं है। ये देख लो एक बार ये वाला लाइन, क्या कि जो गाइडेंस नोट है ऑन ऑडिट ऑफ सीएफएस का, वो तुम्हारे अकाउंटिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर नहीं करता है, ऑब्वियसली इट्स अ गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ सीएफएस। तो तुम्हारे ऑडिट रिलेटेड मैटर्स जो है, ऑडिट रिलेटेड मैटर्स की कैसे ऑडिटर सीएफएस का ऑडिटर करेगा, ग्रुप को ऑडिट करेगा, उस मैटर से रिलेटेड बातें करता है कौन, गाइडेंस नोट तुम्हारा अकाउंटिंग रिलेटेड बातें नहीं करता है। अकाउंटिंग रिलेटेड बातें तो तुमको देखनी है ना, इंडेक्स 10 में देखो 110 में देखोगे, AS21 में देखोगे, सो दैट इज नॉट बॉदर्ड बाय द गाइडेंस नोट तुम्हारा किससे बात करेगा, ऑडिट से रिलेटेड बातों में। देन आ जाओ अब सीएफएस मैंडेटरी, मैंने तुमको बताया सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 तुमको बोलता है कि सीएफएस मैंडेटरी है टू बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी कंपनी एज एनी सब्सिडरी या जॉइंट एसोसिएट है, या तुम्हारा जॉइंट वेंचर है सॉरी, या फिर एसोसिएट कंपनी है, तो उस केस में तुमको मैंडेटरीली सीएस बनाना ही पड़ेगा। 129 सबसेक्शन 4 बोलता है कि प्रोविजंस एप्लीकेबल टू प्रिपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, मतलब क्या हुआ ये बोलो, एसएफएस, यस और नो। जो एसएफएस को रेगुलेशन लग रहा है, जो एसएफएस को प्रोविजन लग रही है, shall mutatis mutandis also apply to CFS,
तो वही सेम प्रोविजन तुमको जो एसएफएस के लिए लग रहे हैं वही सेम प्रोविजन तुमको सीएफएस के लिए भी लगेंगे। ये सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 बोलता है, और 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि मैंडेटरी है तुमको प्रिपेयर करना सीएफएस। सीएफएस अप्रूव कौन करेगा बताओ? कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कौन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड बाय हुम? हाँ, अप्रूव्ड, अप्रूव की बात करो मैं। मेंबर्स। नहीं, वो बोर्ड ऑफ अडॉप्ट डायरेक्टर। करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड जब ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल तो स्टेटमेंट्स अप्रूव करते हैं, एंड दिस अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रेजेंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग एंड द विल बी अडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। सो दिस सिमिलरली सीएफएस जिनको एसएफएस को रख रहा है तो सीएफएस भी तो रखती है अपनी एनुअल रिपोर्ट में सीएफएस, मैंने अभी बताया तुमको एसएफएस सीएफएस दोनों रहेगा, एंड देयरफॉर सीएफएस शैल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड along with its SFS laid before the AGM then for adoption of those financial statements. Company shall also attach with its financial statement a separate statement, देखो एक अलग से तुमको एक स्टेटमेंट रखना है containing salient features of the financial statement of its subsidiary। तो जितने तुम्हारे सब्सिडरीज है उनके क्या क्या salient features है ये तुमको अलग से रखना है इन फॉर्म AOC1। इन फॉर्म AOC1 तुमको अटैच करना है सेपरेट salient features of the financial statements of the subsidiaries। salient features कि भाई सब्सिडी का कोई अलग सा नेचर है तो एओसी वन में तुमको बताना है, और ये एओसी वन अटैच होगा तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब अपन देखेंगे ये चैप्टर में, मैं तुमको बताऊंगा बाद में कि 3 तरीके से एग्जेम्पशन है अंडर दी चैप्टर। 3 तरीके से एग्जेम्प्ट किया है तुमको फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, मतलब तुमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कब नहीं बनाना पड़ेगा। एक एग्जेम्पशन दिया तुम्हारा कंपनी एक्ट में, ठीक है, एग्जेम्पशन दिए हुए कि तुमको एग्जेम्पशन फ्रॉम सीएफएस प्रिपरेशन। एक तो कंपनीज एक्ट में एग्जामेशन दिया है ये अपन देखेंगे, एक तुम्हारा AS21 में ही एग्जामेशन दे दिया है, और एक तुम्हारा एग्जामेशन दिया है इंड एस 110 में। ठीक है, तो ये 3 एग्जामेशन ग्रांटेड है फॉर यू टू नॉट प्रिपेयर सीएफएस इफ दिस कंडीशंस आर एप्लीकेबल टू यू, या तुम ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, सो देन यू माइट ऑप्ट नॉट टू प्रिपेयर सीएफएस। एग्जाम तो तुम एग्जाम। तो एक बार मुझे बताओ कि मान लो कोई कंपनी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, कोई कंपनी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो इंडेस वाले एग्जामेशंस में ले पाऊंगा क्या? जो एग्जामेशंस इंडेस में दिया है क्या मैं वो एग्जामेशन ले पाऊंगा क्या? या वाइसे वर्सा, अगर मैं इंडेस फॉलो कर रहा हूँ तो क्या मैं एएस में जो एग्जामेशन दिया है वो मैं ले पाऊंगा क्या? नहीं सर। नहीं, ऑब्वियसली नॉट, राइट? वी आर supposed to deal with what in this 110, won't be referring to AS21। बट मुझे बताओ अगर कंपनी एक्ट में एग्जामेशन दिया है तो क्या मैं इंडेस में ले सकता हूँ? अगर मैं इंडेस वाली कंपनी हूँ, डेट इज मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने इंडेस के थ्रू बना रहा हूँ, तो कंपनी एक्ट में अगर एग्जामेशन में मैं फॉलो हो रहा हूँ तो क्या नाउ आई क्लेम एग्जामेशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस? यस सर। यस, लॉजिकल, एवरीथिंग इज क्लियर। बट अब ये क्या बोलते हैं, सेकेंड बात इंपॉर्टेंट, कि इवन दो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, अ कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सॉरी सीएफएस अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तुमको सीएफएस बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल इट शैल बी sufficient if the company complies with the provision of CFS provided in schedule 3। मतलब क्या बोलना चाह रही है, एक बार फिर से रीड करो और बताओ मेरे को क्या बोल रही है कि भैया कंपनी जो रिक्वायर्ड नहीं है टू प्रिपेयर सीएफएस अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट शैल बी सफिशिएंट अगर कंपनी कंप्लाई करती है प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज प्रोवाइडेड वेयर अंडर शेड्यूल 3। बोलो बोलो। हम्म? शेड्यूल 3 के अंदर सीएफएस बना दिया तो हमको एएस में सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं तो मैं शेड्यूल 3 में क्यों बनाऊंगा? मेरे को तो एएस में एग्जामेशन है ना। ये क्या बोल रहा है, तुमको सीएफएस नहीं बनाना है अंडर ए अकाउंट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तुमको एग्जामेशन है, तो फिर क्यों बनाओगे तुम शेड्यूल 3 में? शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का पार्ट है। तो मैं अकाउंटिंग हाँ। स्टैंडर्ड में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो मैं शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं बनाता हूँ क्या? मैं शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाऊंगा ना। हाँ जी सर। शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 अपन ने देखा था, डिवीजन 2 इंडिया है, डिवीजन 3 एनबीएफसी। So company which is not required to prepare CFS, it shall be sufficient अगर कंपनी comply करती with the provision of CFS provided in schedule 3। क्या बोलना चाह रहा है ये?
कंपनी एक्ट ओवरराइड्स एएस। सतीश बोल रहे कि तुमको फिर बनाना ही पड़ेगा भैया। अगर तुमको कंपनी में एग्जेम्पशन नहीं दिया है, मान लो सतीश बोलना चाह रहे कि अगर कंपनी एक्ट में एग्जेम्पशन है तो ही तुम एएस, यानी तो ही तुम सीएफएस नहीं बनाओगे। अगर एएस में एग्जेम्पशन है तो भी तुमको कंपनीज एक्ट के तहत तो सीएफएस बनाना ही पड़ेगा। मतलब कुल मिला के सीएफएस तुम्हें को बनाना ही पड़ेगा, इवन इफ द एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड अंडर एएस 21 और इंड एस 110। अगर ऐसा रहता ही तो फिर एग्जेम्पशन देते ही क्यों सतीश? बोलो बोलो जल्दी, सोच लो एक बार। भाई एग्जेम्पशन है, इसका मतलब एग्जेम्पशन है, इसका मतलब मेरे को सीएफएस नहीं बनाना है। ठीक है, ये बात समझ के चलो कि अगर मेरे को एग्जेम्पशन दिया है एएस में तो इसका मतलब मेरे को सीएफएस नहीं बनाना है। तो मैं कौन सी प्रोविजन कंप्लाई करने वाला हूँ शेड्यूल 3 की? और एक ही प्रोविजन है क्या? एक ही प्रोविजन है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना? ये शेड्यूल 3 में तुम्हारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी है। तो तुमको ये बोल रहा है कि अगर कंपनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कंप्लाई करेगी ना, एज पर शेड्यूल 3 तुमको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि ये सब्सिडरी जो है, ये सब्सिडरी को एएस में इस पैरा के अगेंस्ट एग्जेम्पशन है, and therefore for this purpose we are not consolidating this subsidiary in our CFS। ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। that will be sufficient for you, that will be suffice for you, and it will be deemed that you have complied with the requirements of the AS and Companies Act। ठीक है, so it shall be sufficient if the company complies with the provision of CFS provided in schedule 3, provided in schedule 3। समझ में आ रही बात आर्यमन? सर एक बार दोबारा समझा दो ये वाला पॉइंट। भाई अगर मान लो मुझे एएस में एग्जामेशन है, जो कि अपन अभी देखेंगे क्यों एग्जामेशन है एएस में। मान लो तुमने टेम्पररी पर्पस के लिए ही कोई पर्पस के लिए ही तुमने मान लो स्टेक खरीदा है कोई कंपनी में, तुम एक्स कंपनी हो, तुमने खरीदा है वाई कंपनी को 50% से ज्यादा, 51% से ज्यादा, और समझो 55% लिया तुमने, एंड दिस स्टेक इज हाउएवर फॉर टेम्पररी पर्पस। तो ये एएस बोलते हैं कि भैया अगर तुम टेम्पररी पर्पस के लिए हो, मतलब तुम ट्रेड वेट करके इसको बेच बाच दोगे, तुम्हारा उद्देश्य है ही नहीं कि तुम इसको सब्सिडी के रूप में रखो, एंड देयरफॉर वी आर एग्जेम्प्टिंग यू फॉर नॉट टू प्रिपेयर सीएफएस। अगर तुमको सीएफएस नहीं बनाना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम भी तुमको इसकी सब्सिडरी नहीं मान रहे, मतलब वाई को तुम्हारी सब्सिडरी हम भी नहीं मान रहे। तो एएस में ये एग्जेम्पशन है टेम्पररी पर्पस के लिए अगर लिया है, तो मैं फिर अपने शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर करूंगा क्या कि भैया जो वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड इज बीइंग टेकन टेकन ओवर फॉर टेम्पररी पर्पस। ठीक है, एंड देयरफॉर वी आर एग्जेम्प्ट अंडर पैरा दिस ऑफ एएस 21 and hence not required to prepare CFS as per para of this para of AS 21। तो कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है वो तुमको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, एज सच तुमको डिस्क्लोज करना है कि तुम कौन से कंपोनेंट को अपने सीएफएस में कंसोलिडेट नहीं किए हो, फॉर व्हाट रीजन एंड अंडर व्हाट एग्जेम्पशन। दैट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इफ यू डू देन इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू कंप्लाई विद द शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट। शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट को कंप्लाइड मानेंगे हम। ठीक है, यस और नो? यस सर, यस सर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट मार्क करना क्यों? क्योंकि ये लाइन तुमको लिखनी पड़ेगी जब भी तुमको एएस के ऊपर एग्जामेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, इंडेक्स का एग्जामेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो ये एग्जामेशन तो तुम डालोगे ही डालोगे लास्ट में, लेकिन ये जरूर लिखोगे कि भैया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी तुमको, स्टिल स्टिल तुमको कंपनी इवन इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस अंडर एएस और इंडेक्स, देन आल्सो इट विल बी सफिशिएंट ओनली इफ द कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ सीएफएस एज पर शेड्यूल 3। ये लाइन लिखनी पड़ेगी तुमको जब भी तुमको क्या बोलेगा एग्जामेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट। Now, however, the company related to preparation of CFS shall not apply to a company if it meets the following condition। तो ये अब अपन पढ़ने वाले क्या, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएफएस प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट। मैंने तुमको बताया अभी 3 एग्जेम्पशन अपन देखेंगे। ये है तुम्हारा एग्जेम्पशन अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बोलता है, सिंपल है एकदम, क्या कि भैया सपोज करो इफ देयर इज अ कंपनी जितेंद्र लिमिटेड, राइट, एंड it is also acquiring other companies, it is also acquiring what, other subsidiaries, एंड जितेंद्र का जो अल्टीमेट ओनर है, जितेंद्र का जो अल्टीमेट ओनर है दैट इज व्हाट, गौरव। सो इन दैट केस कंपनीज एक्ट सेज व्हाट, कंपनीज एक्ट सेज ये कि भैया जो जितेंद्र लिमिटेड है अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो गई मेरी, जितेंद्र लिमिटेड शुड बी अनलिस्टेड कंपनी।
क्योंकि अगर लिस्टेड हो जाएगी तो उसको बनाना ही पड़ेगा, तो उसको ये S1 S2 S3 S4 S5 ये जितनी सब्सिडीज है उसको कंसोलिडेट करनी ही पड़ेगी। एलओडीआर का रिक्वायरमेंट लग जाएगा, एंड एलओडीआर का रिक्वायरमेंट है तो कंपनीज एक्ट का नहीं देख पाएंगे तुम लोग, उसका एग्जेम्पशन नहीं ले पाओगे। तो जितेंद्र लिमिटेड अगर S1 S2 S3 S4 को कंसोलिडेट नहीं करना चाहता है तो उसको कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? पहली कंडीशन तो मैंने बताया, जितेंद्र लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी। सेकेंड कंडीशन इज, जो गौरव लिमिटेड है, गौरव लिमिटेड that is already consolidating what S1 S2 S3 S4 S5, Gaurav Limited is already consolidating S1 S2 S3 S4 S5, Gaurav Limited consolidate कर ही रही है already। and the third condition is कि जो जितेंद्र लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है, बाकी बाकी शेयर होल्डर्स, अगर 100% एक ही है तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो बाकी शेयर होल्डर्स है, अगर जो बाकी शेयर होल्डर्स है उनसे तुमको क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंसेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भैया हम S1 S2 S3 को कंसोलिडेट नहीं करेंगे, तो उनसे तुमको कंसेंट लेना पड़ेगा जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हो अगर, तो तुमको जितेंद्र लिमिटेड को S1 S2 S3 में S1 S2 S3 को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अगर जितेंद्र लिमिटेड सबसे पहले क्या बोलता है कि जितेंद्र इज एन होली ओन सब्सिडरी कंपनी, होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, अगर होली ओन सब्सिडरी मतलब जितेंद्र लिमिटेड की जो ये गौरव लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है ना, तो जो गौरव लिमिटेड की सब्सिडरी कौन है? जितेंद्र लिमिटेड। ये बोल रहे हैं अगर जितेंद्र लिमिटेड सब्सिडरी है गौरव की एंड इट्स ए होली ओन सब्सिडरी, तो फिर दिक्कत की बात नहीं है, गौरव कंसोलिडेट कर ही रहे ना बाकियों को, तो और कोई शेयर होल्डर है भी नहीं, तो मैं किससे कंसेंट मांगू? लेकिन गौरव लिमिटेड के अलावा मेरे को कोई और भी होल्ड करता है, गौरव लिमिटेड के अलावा मेरा कोई और भी शेयर होल्डर है, तो इन दैट केस इफ इट इज अ पार्शियली ओन सब्सिडरी, then all its other members including very very important, mark करना, अभी तक आया नहीं है but it can be tested, what including those not otherwise entitled to vote, मतलब तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर भी तुम उसको कंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, करना पड़ेगा। पार्शियली अगर ओन्ड है तो इन दैट केस यू विल हैव टू आस्क टू ऑल द अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, including those members who are not entitled to vote, having been intimated in writing and for which the proof of delivery of such intimation is available। तुमको इंटीमेट करना है बाकी मेंबर्स ऑफ द कंपनी को, डेट members will or members do not object to the company for not being able to or not being presenting the CFS, for not being presenting the consolidated financial statements। ठीक है, तो तुमको ये लेना है कंसेंट सबसे पहले तो। सेकेंडली, योर कंपनी इज नॉट लिस्टेड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी छोटी लाइनें है बट इंपॉर्टेंट लाइन है। तुमको क्वेश्चन में दे देगा कि इज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, अगर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी है तो भी तुमको क्या करना पड़ेगा? एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, छोटी छोटी बातें सारी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में हो, आउटसाइड इंडिया हो, लिस्टेड हो ऑलरेडी या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो। ठीक है, तुमको कंडीशन फुलफिल करनी है कि यू आर नॉट लिस्टेड एंड नाइदर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एंड थर्ड कंडीशन मैंने बताया तुमको क्या, कि जो अल्टीमेट इंटर या फिर तुम्हारी जो ये वाली होल्डिंग कंपनी है, कौन? गौरव लिमिटेड। जो गौरव लिमिटेड कंपनी थी वो ऑलरेडी क्या कर रही है? रजिस्ट्रार के साथ CFS फाइल कर रही है विच आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दैट इज तुम्हारी जो अल्टीमेट कंपनी है, एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी CFS फाइल कर ही रही है ऑलरेडी विद द रजिस्ट्रार विच आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देख लो एक बार तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है अगर, सो देन यू आर एग्जेम्प्ट फॉर प्रिपेयरिंग CFS फॉर गौरव लिमिटेड, अगर कंसोलिडेट कर रहे हो ऑलरेडी और तुम लिस्टेड कंपनी नहीं हो। गौरव के नीचे कौन था? जितेंद्र लिमिटेड इज नॉट a listed company and neither in the process of listing company in any stock exchange either in India or outside India। and third was that you are either a wholly owned subsidiary, तो दिक्कत की बात है ही नहीं। अगर तुम wholly owned subsidiary नहीं हो तो बाकियों से कंसेंट लेना, बाकियों से मतलब इंक्लूडिंग दोज मेंबर हु आर नॉट entitled to vote, इन राइटिंग इंटीमेट करना है उनको कि members will do not object to the non preparation of the CFS। ठीक है, थर्ड पॉइंट सतीश बोलो। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि ये जो गौरव लिमिटेड है ये मेरी क्या हो गई इस केस में? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी हो गई। गौरव लिमिटेड इन दिस केस इज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। इन अनदर केस हो सकता है गौरव की भी कोई होल्डिंग कंपनी हो
विच इज जनरली नॉट अलाउड बाय सेक्शन 186 का सबसेक्शन 2 बोलते हैं कि 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। मतलब गौरव की जितेंद्र और जितेंद्र की एक और सब्सिडरी, ये 2 लेयर ही अलाउ करते हैं जनरली कंपनीज एक्ट, बट उसमें भी कुछ कुछ एग्जेम्पशन दिया है, फॉरेन कंपनियां अलग अलग एग्जेम्पशन है। तो ये बोलते हैं कि अगर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो कि गौरव है, या फिर इन अदर अनदर केस कोई और भी हो सकती है, एंड इन दैट केस अगर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी जो मेरी होल्डिंग कंपनी है, जो जितेंद्र की होल्डिंग कंपनी है, अगर वो सीएफएस बना रही है, ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रही है एंड फाइल कर रही है रजिस्ट्रार को, तो फिर तुमको ये एग्जामेशन है जितेंद्र लिमिटेड कंसोलिडेट ना करे तो भी चलेगा। अगर गौरव ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ही रहा है, सीएफएस बना ही रहा है ऑलरेडी एंड फाइल कर ही रहा है, तो फिर दिक्कत की बात नहीं है, तभी तुम एग्जामेशन ले सकते हो। क्लियर है सतीश? हाँ बोलो। सिंपल है ना, लॉजिकल है। तुम S1 S2 S3 को ऑलरेडी गौरव जो है वो कंसोलिडेट कर ही रहा है, तो जितेंद्र को एग्जामेशन है कि भैया तू अगर चाहे तो तू कंसोलिडेट नहीं करना चाहता है तो मत कर। अगर तू अनलिस्टेड कंपनी है तो, और तूने बाकी अपने शेयर होल्डर से कंसेंट ले लिया है कि हाँ भैया मेरे को नहीं करना है कंसोलिडेट। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो सेक्शन, कंपनीज एक्ट का सेक्शन बोलते हो, सॉरी रूल दिया हुआ है कि कहाँ पे तुमको एग्जामेशन है। ये अंडर कंपनीज रूल है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट याद रखने तुमको कि होल्डी ओन सब्सिडरी रिलेटेड, लिस्टेड रिलेटेड एंड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी कंसोलिडेटिंग एंड सबमिटिंग द सीएफएस विद आरओसी। 129 सबसेक्शन 6 टाइम पास बोलते हैं क्या, कि तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अगर कुछ और एग्जामेशन देना है कोई फॉर एनी क्लास ऑफ कंपनी, देन इट कैन गिव दैट एग्जामेशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जामेशन में, विच इज प्रोवाइडेड अंडर इंड एस। इंड एस तो तुम्हारा किया हुआ होगा, मुझे बताओ। इंड एस 110 जो दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है एक और बात की क्या, इन्वेस्टमेंट एंटिटी के बारे में। इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है, पता है तुमको? इन्वेस्टमेंट एंटिटी पढ़ा हुआ होगा इंड एस 110 में, वहां पे भी एग्जामेशन तो पढ़े ही होंगे तुमने सीएफएस, जब तुम कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिस कर रहे होगे अभी, जोरों शोरों से चालू होगी तैयारियां। इन्वेस्टमेंट एंटिटी बताओ, याद आ रहा है कुछ? हम्म। जो मतलब दूसरी कंपनीज के शेयर खरीदती है, रिटर्न वगैरह उनसे मतलब उस हिसाब से लेना है, कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड वगैरह, उसको बोल सकते हैं हम, वही होती है। सो जनरली ये जो तुम बोल रहे हो कि कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मैं खरीदूंगा कोई कंपनी को, और या फिर मैं डिविडेंड एक्वायर करने के लिए खरीदूंगा जो कंपनी को, उसको मैं, सॉरी, डिविडेंड रिसीव करने के लिए कोई कंपनी खरीदूंगा, तो मैं क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी। जनरली मैं अगर इसी पर्पज के लिए कंपनी खरीदता हूँ तो ये तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट होती है आर्यमन, तो ये शॉर्ट टर्म होती है जनरली, लॉन्ग टर्म होती है? कैपिटल एप्रिसिएशन तो लॉन्ग टर्म ही होगी सर, ये लॉन्ग टर्म ही होता है मेरे हिसाब से तो, मतलब अगर शॉर्ट मत टर्म ही होती है, शॉर्ट टर्म होती है ये, मतलब अगर देखिए एग्जाम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शॉर्ट टर्म होगी। नहीं, एग्जामेशन पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो तुम, तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेस्टमेंट एंटिटी का वो क्या रहता है जनरली? वो सर कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, मतलब जैसे म्यूचुअल फंड है, वो मतलब एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते वो। सो यू कैन से व्हाट, कि जनरली नहीं ना म्यूचुअल फंड्स ही हो, बट द exemption is provided to you only when you are an investment entity and you are measuring these investments at FVTPL। ठीक है, एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि तुम इस इन्वेस्टमेंट्स को FVTPL पे मेजर कर रहे हो। तो बताओ मुझे, FVTPL पे कब मेजर करता हूँ मैं? व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड फॉर सेल या हेल्ड फॉर ट्रेड, या फिर तुम्हारा हेल्ड टिल मेच्योरिटी। इन्वेस्टमेंट को मैं FVTPL में कब रिकॉर्ड करूंगा, जब मैं उसको ट्रेड के लिए रखा हूँ या मैच्योरिटी के लिए रखा हूँ, ट्रेड के लिए सर। राइट? तो जनरली ये उस एग्जामेशन को ही दिया हुआ है कि तुमको अपने
एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना है कि तुम इसको एफवीटीपीएल में इन्वेस्ट एफवीटीपीएल में मेजर करने वाले हो क्या. एंड जनरली ऑल इन्वेस्टमेंट एंटिटी मेजर देयर इन्वेस्टमेंट एट एफवीटीपीएल ओनली बिकॉज दे टेक द स्टेक ओनली फॉर मिनिमम पीरियड 6-8 महीना में निकल जाएंगे. जैसी कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ा बहुत होगा और उससे पहले आ गया अगर हमारा दाम, उससे पहले अगर मेरी एप्रिसिएशन हो गई, प्राइस अगर मेरा आ गया जैसा मेरा टारगेट प्राइस था, तो हम उसी समय निकल जाएंगे. वॉट एवर कुड बी द केस, बट कैपिटल एप्रिसिएशन डिविडेंड रिसीव करने के लिए तुम इन्वेस्टमेंट करते हो और वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को तुम एफवीटीपीएल में रखते हो अगर अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है. सो इन दैट केस यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट, यू विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंटिटी. एंड इंड एस 110 का पैरा 31, इंड एस 110 का पैरा 31 रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट एंटिटी नॉट टू प्रिपेयर सीएफएस. अगर वो नहीं कर रहे सीएफएस प्रिपेयर तो दिक्कत की बात नहीं है. बस एक कंडीशन फुलफिल करनी है तुमको, एक कंडीशन फुलफिल करनी है कि जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसकी जो पेरेंट कंपनी होगी, उसकी जो पेरेंट कंपनी होगी वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एंटिटी की इतनी जितनी सब्सिडरीज है उन सबको कंसोलिडेट कर रही है. समझ में आ रहा है. अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और वो ये इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेट नहीं कर रही है तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर मेरी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी की पेरेंट कंपनी है वो कंसोलिडेट कर रही है तो पहला केस. और दूसरा केस, अगर पेरेंट कंपनी भी खुद इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, अगर पेरेंट कंपनी खुद में एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो ये जो कंडीशन थी कि सारी सब्सिडरी को पेरेंट कंपनी भी करेगी कंसोलिडेट, वो भी एप्लीकेबल नहीं है. वो भी एप्लीकेबल नहीं है. कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो कंडीशन ये है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी will not require are not required to prepare CFS for their subsidiary investments, for their investments, if what, if parent company, if parent company is already consolidating their subsidiaries of the investment entity, provided parent company is not a investment entity. यानी कि अगर क्या बोला, पेरेंट कंपनी खुद अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो गई तो उस केस में तुमको किसी को भी कंसोलिडेट करने की जरूरत ही नहीं है. इन दैट केस यू डोंट हैव टू कंसोलिडेट इट. क्लियर है. देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी नीड नॉट प्रेजेंट सीएफएस इफ इट इज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद टू मेजर ऑल ऑफ इट्स सब्सिडरीज एट एफवीटीपीएल. इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तुम और एफवीटीपीएल में तुम सारी अपनी इन्वेस्टमेंट्स मेजर कर रहे हो, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस. हाउएवर parent of the investment entity shall consolidate all entities. जो parent है, parent वो सारी entities को consolidate करेगा that it controls, including those controlled through investment entity, investment subsidiary, that is including those controlled through जो बीच वाली investment subsidiary है मेरी, उसके थ्रू भी जो जो तुम कंट्रोल कर रहे हो उसको भी कंसोलिडेट करोगे, unless the parent itself is an investment entity, unless parent खुद में एक investment entity है. ठीक है, क्लियर है. ये भी एग्जाम्पशन. डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन तुमको कोट करना पड़ेगा अगर आंसर पूछता है तुमको, स्टैंड अलोन आंसर अगर अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन तुमको बताना पड़ेगा कि हम फंड अक्वायर करते हैं, बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और जो इन्वेस्टर हमको पैसा देते हैं वो जनरली हम डालते हैं कहाँ, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन या डिविडेंड इनकम, दोनों मिल जाए. एंड हम एफवीटीपीएल में मेजर करते हैं हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को. अभी आ जाओ, क्वेश्चन देखो. पेरेंट लिमिटेड एक्वायर्ड 51% शेयर ऑफ चाइल्ड लिमिटेड. ठीक है, चाइल्ड लिमिटेड इज अ सब्सिडरी, पेरेंट लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी. ड्यूरिंग 31 मार्च 2021, 2021 में अपन एक्वायर किए. ड्यूरिंग 21-22, 20% ऑफ चाइल्ड लिमिटेड वर सोल्ड बाय पेरेंट लिमिटेड. जो 20% है चाइल्ड लिमिटेड का उसने बेच दिया. पेरेंट लिमिटेड जब सीएफएस प्रिपेयर कर रही है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 डिड नॉट कंसिडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड लिमिटेड फॉर कंसोलिडेशन. तो बताओ मुझे एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ वुड यू डील विथ इट. एक बार क्वेश्चन फिर से सोच लो, ध्यान करो और देन ट्राई टू आंसर. हम्म, सोच लिए क्या कुछ? बोलो भाई, कुछ बात सोचे कि नहीं? बोलो, जो दिमाग में आ रहा है बोलते जाओ. मैंने अभी तक जितनी चीजें बताई है उसके हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारा आंसर.
2021 का तो बनेगा, 21-22 का मतलब CFS नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। एसोसिएट वाला वो प्रोविजन होती है इंडेस शायद 28 इंडेस 28 के हिसाब से। ठीक है, एसोसिएट को अपन लेकिन अपने सीएफएस में कंसोलिडेट जरूर करते, बट दैट इज द डिफरेंट वे। ठीक है, थोड़ा अलग तरीका है इसमें। जो अपन एसेट्स है वो पूरे पूरे नहीं लेते, सारे के सारे बैलेंस शीट आइटम जितने हैं। इस केस में जो तुमको यहाँ पे बोल रहा है कि डिड नॉट कंसोलिडेट, डिड नॉट कंसोलिडेट मतलब कुल मिला के तुम उसको सब्सिडरी के रूप में कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे हो। तो इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक? 21 का तो करना चाहिए था, 2021 का। हम्म, तो 21 का 21 अगर करना चाहिए 22 था, क्यों करना चाहिए था तुम बोल रहे हो? 50 2022 का क्यों नहीं करना चाहिए था फिर? 51% हमने शेयर लिए हुए थे, मतलब वो सब्सिडी थी हमारी चाइल्ड लिमिटेड। और हम्म, उसके बाद फिर हमने 21-22 में 20% सेल कर दिया, तो हमारे पास 31% रह गया। तो 31% तो बस फिर एसोसिएट ही बनेगा, वो तो सब्सिडी नहीं होगा। समझ गया मैं बात। लेकिन अगर तुम मान लो मार्च 21 करीब करीब 2021 में खरीदे हो, 2000 मार्च 21 में खरीदे हो, राइट? और तुमने एफ आई 21-22 में 20% बेच भी दिया इसका, अगर, तो तुमको इससे लग नहीं रहा है कि ये टेम्परेरी पर्पस के लिए लिया था तुमने? यस सर, ये पर हम अगर लिमिटेड कंपनी है और लिमिटेड कंपनी पर इंडेक्स एप्लीकेबल होते हैं, तो उनके ऊपर वो टेम्पररी पर्पस वाला तो वो लगती नहीं नहीं तो फिर प्रोविजन। एएस किस पे एप्लीकेबल होते हैं? एएस तो मतलब लिमिटेड लिस्टेड कंपनी पर नहीं ना, वो अदर देन लिस्टेड कंपनी मतलब होते हैं, जो शायद 250 नेटवर्थ ऐसे करके होता है इंडेक्स का। तो ये यहाँ पे चाइल्ड लिमिटेड जो है, लिमिटेड मतलब जनरली थोड़ी ना होगा लिस्टेड कंपनी हुई। सिंपल सी बात है, लिस्टेड कंपनी तो अलग से बताएगा ना वो तुमको। ये कंपनी लिमिटेड है मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट होती तो प्राइवेट जी। लिमिटेड डालता, लिमिटेड है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हम्म। ठीक है, सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, लेकिन तुमको पूरी चीजें बतानी पड़ेगी ना, सारी चीजें बताओगे? जो जो तुम सोच रहे हो दिमाग में सब चीजें बताओ क्या, कि भैया ये लिमिटेड कंपनी है तो इसको इंडेक्स अगर एप्लीकेबल है, अगर ये इंडेक्स वाली कंपनी है तो इसको 31 मार्च 2021 क्या 2022 में भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको टेम्पररी कंट्रोल वाला जो एग्जेम्पशन है जो कि एएस में दिया हुआ है, एएस 21 में, वो तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं उसको। जो टेम्पररी कंट्रोल वाला एग्जेम्पशन एएस में दिया हुआ है वो इंडेक्स वाली कंपनी को नहीं मिलेगा। एंड अगर ये एएस वाली कंपनी फॉलो कर, अगर ये एएस कंपनी है, एएस वाली कंपनी है, सो इन दैट केस दे कैन क्लेम एग्जेम्पशन फॉर टेम्पररी, and they will not be required to prepare CFS at all, even as at 31st March 2021 and as at 31st March 2022। अगर उन्होंने अपने ऑलरेडी अपना जो इंटेंशन है टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट क्लियर डॉक्यूमेंट कर चुका था एज एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जब तुम खरीद रहे हो, जब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी समय कंपनी की डॉक्यूमेंट करती है कि ये टेम्पररी पर्पस के लिए है या कैसा। तो उसी समय टेम्पररी पर्पस के लिए कर दिया होगा अगर, एंड द इन्वेस्टमेंट वाज एक्वायर्ड एक्चुअली फॉर टेम्पररी पर्पस, then that exemption is available in AS and therefore you can take। However, if not, then you will have to prepare the financial statements for कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बोथ द पीरियड्स। ठीक है, बाद में तुम बेचना जा रहे हो तो तुम ये बोल के नहीं बोल सक पाओगे क्या कि ये तो हमने टेम्पररी पर्पस के लिए लिया था तो इसलिए मैं 2021 में कंसोलिडेट नहीं करूंगा। भैया बाद में ये इंटेंशन तुमको शुरू में ही परचेज एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। बाद में तुमने बेच दिया, कोई जरूरत आ सकती है, कुछ भी किसी भी कारण बेच सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टेम्पररी पर्पस के लिए। तो तुमको सारी बातें यहाँ पे आंसर में अपनी बतानी पड़ेगी। पहला तो भाई टेम्पररी पर्पस के लिए है, इंटेंशन लग रहा है मैनेजमेंट का, यस। अगर इंटेंशन मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर दिया था एज एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज, जब इन्वेस्टमेंट कर रही थी एंटिटी, सो वेल एंड गुड, वी कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर टेम्पररी। टेम्पररी पर्पस वाला जो अपन ने तुमको मैंने बताया था अभी एएस में जो एग्जेम्पशन दिया है एएस 21 में। लेकिन अगर ये कंपनी इंडेस फॉलो कर रही है, सो इन दैट केस ये टेम्पररी वाला एग्जेम्पशन कोई अवेलेबल नहीं होगा। इंडेस 110 में पैरा 31 का इन्वेस्टमेंट एंटिटी को ही एग्जेम्पशन दिया है, एंड इन दैट केस तुमको सीएफएस बनाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ क्या बोलते हैं, एज पर इंडेस 110 देयर इज नो सच एग्जेम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल और फॉर ऑपरेशन अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड्स ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन एंड कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी। ठीक है, फॉर इंडेस कंप्लायंट कंपनी।
लेकिन 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि कंपनी हैविंग सब्सिडरी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस अंडर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट शैल बी सफिशिएंट अगर कंपनी कंप्लाई करती विद द प्रोविजन ऑफ सीएफएस इन शेड्यूल 3। तो ये मैंने तुमको बताया था ना, जहां जहां तुमको एग्जामिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन लिख देना, ये लाइन लिख देना। कौन सी जो अपन ऊपर में देखी थी तुमको, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था जिसके ऊपर। कंक्लूजन क्या कर रहे हैं लोग, कंक्लूड कर दिया डायरेक्ट, ये लोग तो कुछ लिखे ही नहीं ज्यादा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यही तुम्हारा आंसर है। तुमको प्रॉपरली अपना आंसर फ्रेम करते हुए सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके कंक्लूड करना है। कंक्लूजन क्या है, पेरेंट लिमिटेड एक्वायर्स 51% शेयर्स ऑफ चाइल्ड लिमिटेड ड्यूरिंग 31 मार्च 2021 एंड सोल्ड 20% शेयर्स ड्यूरिंग मार्च 2022। पेरेंट लिमिटेड डिड नॉट कंसोलिडेट फॉर द ईयर एंडेड 21-22। इंटेंशन इज क्वाइट क्लियर that control is temporary as the former company disposed of the acquired shares in the next year for its purchase। तुरंत तुरंत बाद में अगले साल ही मैंने बेच भी दिया। तो इंटेंशन जो दिख रहा है वो मैनेजमेंट का क्लियर लग रहा है क्या, कि टेम्पररी पर्पस के लिए हो सकता है। एंड अज्यूमिंग कि मैनेजमेंट ने अपना इंटेंशन वाज डॉक्यूमेंटेड एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओनली। ठीक है, सो इन दैट केस पेरेंट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस इफ इंड एस 110 में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि कोई इंडेक्स में एग्जेम्पशन नहीं है। पैराग्राफ 20 ऑफ इंडेक्स 110 स्टेट्स दैट कंसोलिडेशन ऑफ एन इन्वेस्टी शैल बिगिन फ्रॉम द डेट द इन्वेस्टर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टी एंड सीज व्हेन द इन्वेस्टर लूजेस कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टी। तो कंट्रोल अगर मैंने जब लूज कर दूंगा तो मैं 2021-22 जो है वो वाले केस में मेरे को इंडेक्स बनाना नहीं पड़ेगा, जब मेरा कंट्रोल लूज हो जाएगा। तो पेरेंट लिमिटेड को सीएफएस बनाना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्योंकि तुमको पता है पैरा 20 बोलता है कि इन्वेस्टी पे जब तुम्हारा कंट्रोल है तो तुमको सीएफएस बनाना है, कंट्रोल नहीं है तो नहीं बनाना है। एंड पैरा 31 में एग्जेम्पशन दिया हुआ है अंडर नॉन कंसोलिडेशन ऑफ सीएफएस, नॉन कंसोलिडेशन ऑफ कंपोनेंट। हाउएवर पैरा 31 में जो एग्जेम्पशन दिया है वहां पे कोई टेम्पररी पर्पस वाला एग्जेम्पशन नहीं दिया हुआ है। तो तुमको सारी बातें लिख के कंक्लूड करना पड़ेगा, एक एक चीज जो अपन ने डिस्कस किया। क्लियर है क्या? मैंने देखा तुम लोग के टेस्ट पेपर कुछ चेक किए थे, सो इट वाज लाइक फॉर द सेक ऑफ राइटिंग यू हैव रिटन द आंसर। 5-6 लाइन में कंक्लूड कर दे रहे हो, डायरेक्ट कंक्लूजन में जा रहे हो कोई लोग, तो वैसा मत करो ना। सिर्फ लिखने पर के लिए लिखना है ऐसा मत करो, पूरा एफर्ट डालो, प्रॉपरली लिखने की कोशिश करो जो तुमको प्रोविजन लिखना है शुरू में। देन यू हैव टू स्टेट द फैक्ट्स एंड देन कंक्लूड। पूरा जो अपना रहता है नॉर्मली जनरल फॉर्मेट जो रहता है उसी के तहत पूरा लिखो, प्रोविजन लिखो, फैक्ट्स लिखो, कंसोलिडेट करो। एंड प्रोविजंस अगर याद नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे थे सोचो, लिख नहीं पा रहे थे तो ये दिक्कत वाली बात है। तुम ऐसे हवा हवा में लिखे हो कुछ लोग 2-3 आंसर, मतलब सारे आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ बट कुछ आंसर ऐसे ही उड़ा उड़ा दियो एकदम, जस्ट फॉर राइटिंग कुछ तो लिखने करके लिख दियो, जबकि इजी थे वो। ऐसा जब अपने डिस्कस भी किए हुए थे वो क्लास में क्वेश्चन, तो तुमको आना चाहिए था, याद आना चाहिए था वो प्रोविजन, एटलीस्ट कुछ पॉइंटर्स तो याद आने चाहिए थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे स्टिल। तो भाई थोड़ा सीरियसली लिखो उसको प्रॉपरली, बैठ के लिख रहे हो यानी तुम टाइम लगा के चलो, मेरे को 1 घंटे में ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, कंप्लीटली कंप्लीट करने, कॉम्प्रिहेंसिवली। आंसर कॉम्प्रिहेंसिवली लिखो ना, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली दे पाओ, सामने वाले को समझ में आए कि भैया ये प्रोविजन है, इसके तहत ऐसा ऐसा है, हमारे क्वेश्चन में ये फैक्ट है, एंड कंक्लूजन डालो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था सिंपल सा, जहाँ पे आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर कोई एग्जामिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो तुमको क्या करने का है। यस और नो जगप्रीत? Yes, sir. अभी आ जाओ, अब अपन चालू करेंगे ऑडिट रिलेटेड एस्पेक्ट से। ठीक है, ऑडिट रिलेटेड एस्पेक्ट से अपन अब देखना चालू करेंगे कि पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वाइल प्रिपेयरिंग सीएफएस, और उससे रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, जो है तुम्हारी पेरेंट मेन होल्डिंग कंपनी, होल्ड को। तो प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्वियसली मैनेजमेंट की। Preparation of the consolidated financial statement is the preparation of the is the responsibility of the management, but management of what? Parent company या subsidiary company? Parent company। Parent company जो है होल्ड को जो है उसको सीएफएस बनाना है। So responsibility for the preparation and presentation of CFS is that of the management of the parent company, याद रखना। इसके लिए तुम मुझे बताओ, जब तुम कंसोलिडेट करोगे,
जब तुम कंसोलिडेट कर रहे हो तो क्या क्या सोचोगे, तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ पेरेंट। तो अगर कुल मिला के मैं बोलूँ तो तुमको मैं पूछूंगा कि भैया जब तुम पेरेंट बन जाओगे, मान लो माँ बाप बन जाओगे, तो तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सोचो एक बार। कैसे तुम अपने सारे बच्चों को कंसोलिडेट करोगे, बोलो, सोचो एक बार। तो पॉइंट्स याद रहेंगे, फिर सोचोगे तो याद रहेंगे। कैसे सारे बच्चों को अपने एक साथ लेके चलोगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेरेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सोच सको। हम्म, एज अ पेरेंट कंपनी तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सो दैट यू कैन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसकी मतलब हमको सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होगी, सारी सब्सिडीज की। करेक्ट। मतलब तो जितनी सब्सिडरीज है, एकदम करेक्ट, सही बोल रहे हो, यही तुम्हारा पॉइंट भी है कि तुमको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए कंसोलिडेशन के लिए, वो तुमको उनसे मांगनी पड़ेगी, उन तुम्हारे पास होनी चाहिए, कुल मिला के मैं बोलूँ तो। सही बोल रहे हो, एक पॉइंट तो तुमने सोच लिया, आई होप ये पॉइंट तो तुम अब भूलोगे नहीं। देखो सब लोग सोचोगे और बोलोगे तो तुमको वो पॉइंट याद रहेगा, भूलोगे नहीं। लेकिन मुझे बताओ आर्यमन, ये तुमको कैसे पता चला कि तुमको इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए तुम्हारे पास, ये तो सही बात है, लेकिन किसकी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, कौन से कंपनी की? तुमने तो बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कहीं 2% स्टेक लिया हुआ है, कहीं 15% लिया हुआ है, एंड कहीं मोर देन 50% है। तो तुम्हारी 20% या उससे ज्यादा जो एसोसिएट कंपनी है उसका इंफॉर्मेशन लगेगा तुमको, राइट? जो सब्सिडरी कंपनीज है 50% से ज्यादा, उनका इंफॉर्मेशन लगेगा तुमको। सो ये जो कंपोनेंट्स है तुम्हारी, कंपोनेंट्स कौन कौन सी, इतनी सारी जितनी तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें से कौन सी कंपनी तुम्हारी कंपोनेंट है, ये भी तो तुमको पता करना पड़ेगा, तब तो तुम उनसे यस, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे। यस और नो? यस, सो तुम्हारी एक प्रोसीजर होगी कि हाउ यू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। तुम आइडेंटिफाई कैसे करते हो कंपोनेंट्स, क्यों? क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, इवन इफ समटाइम्स इट माइट हैपन कि तुम्हारी ये 45% ही शेयर होल्डिंग है कोई कंपनी में, द शेयर होल्डिंग इज लेस देन 50%, स्टिल दैट कंपनी इज योर सब्सिडरी कंपनी, यू विल हैव टू ट्रीट दैट कंपनी एज अ सब्सिडरी कंपनी। क्यों? ऐसा हो सकता है तुमने पढ़ा होगा बचपन में, एंड इवन इन एफआर आल्सो यू माइट हैव स्टडीड। एफआर में अपन की इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, एफआर में शेयर होल्डिंग बोलते हैं क्या? एफआर में क्या वर्ड बोलता है फॉर यू टू प्री, वोटिंग पावर, क्या पावर? वोटिंग पावर। मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है एफआर? कंट्रोल, कंट्रोल, बोर्ड कंट्रोल, ऑफ कंट्रोल, डायरेक्टर्स यस सर। कंट्रोल। राइट? सो कंट्रोल देखना रहता है तुमको। कंट्रोल कैन बी एक्वायर्ड आइदर थ्रू बोर्ड पार्टिसिपेशन, ठीक है, बोर्ड के मेजोरिटी मेंबर्स है तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, डायरेक्टर्स मेजोरिटी तुम्हारे है, या फिर और किसी और तरीके से कंट्रोल आ सकता है कि इवन इफ यू आर हैविंग लेस देन 50% शेयर होल्डिंग, स्टिल यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। तो किसी भी तरीके से अगर कंट्रोल आ रहा है, सो देन ऑल्सो यूल हैव टू कंसोलिडेट। तो यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि तुम्हारे कौन से कंपोनेंट है विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर यू टू कंसोलिडेशन। इट्स नॉट जस्ट शेयर होल्डिंग बेसिस पे, यू शुड हैव डेफिनेट प्रोसीजर कि मैं शेयर होल्डिंग अगर 40-45% भी है तो फिर मैं एडिशनल चेक भी लगाऊंगा कि कंट्रोल है क्या। तो आइडेंटिफाई हाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सीएफएस, एंड देन जो जो तुमने कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया उनसे इंफॉर्मेशन मांगोगे, यस और नो, सो दैट यू कैन प्रिपेयर सीएफएस। और सोचो, 2 पॉइंट हुए अभी तक अपने। हम्म, क्या लगता है और कोई पॉइंट? एज अ पेरेंट कंपनी जब तुम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं, तो और सोचो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी मेरी अब। सीएफएस बना रहा हूं मैं, सामने वाली जो एसएफएस है वो सेम फॉर्मेट में होगा क्या मेरे ही? नहीं फॉर्मेटिंग सर, वो अलग दूसरी कंट्री की भी हो सकती है दूसरी कंट्री सब्सिडी। की भी हो सकती है, उनको दूसरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई हो सकता है, राइट? हम एक और चीज क्या बोलते हैं, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जो इंडेस है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, एएस है, इंडेस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंड गैप। सिमिलरली बाहर का गैप है जैसे यूएस गैप, आईएफआरएस है जैसे, वो भी बाहर का ही गैप है। तो कोई और दूसरी गैप में अगर कर रहा है तो हमको तो हमारे गैप में के थ्रू बनाना है, इंड गैप के जैसे बनाना है। तो उस केस में उसके गैप के प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम अपने इंड गैप में कन्वर्ट करेंगे। और बताओ और क्या दिक्कत आ सकती है?
इसी टाइप की और डिफरेंसेस कहाँ आ सकते हैं जहाँ एसएफएस में कुछ और हो और हमारे इसमें कुछ और हो? बोलो। जैसे पॉलिसीज अलग अलग हो सकती है, वो करेक्ट। एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, हम डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कुछ। तो एसएलएम अगर बताओ आर्यमान, तुम अगर एसएलएम सब्सिडरी फॉलो कर रही है एसएलएम और पेरेंट कंपनी डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रही है, तो तुमको क्या एसएलएम को कन्वर्ट करके डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले और फिर तुम फॉलो करोगे, यानी फिर तुम कंसोलिडेट करोगे? हाँ जी सर, मतलब पेरेंट के हिसाब से मतलब करना पड़ेगा। बाकी लोग बताओ कुछ, बाकी लोग की क्या टिप्पणी है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि आई होप एवरीवन शुड बी अवेयर, इट्स बीन वेरी लॉन्ग रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। अकाउंटिंग मेथड हुआ, अकाउंटिंग मेथड। सतीश तुम बोल रहे हो, मुझे ये बताओ, कॉस्ट और कॉस्ट मेथड में एस्टिमेट अगर होता मैं है कर रहा शायद हूँ, वो, क्या बोले? एस्टिमेट होता है वो। करेक्ट। हाँ। सो इट्स एन एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट। डिफरेंस है अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट में। जैसे तुम्हारा अगर मैं बोलूँ कि अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन यू कैन डू थ्रू अदर वेज ऑल्सो। बताओ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की क्या होते हैं? जैसे फीफो मेथड हो गया एक, सतीश, ठीक है, फीफो मेथड हो गया। सिमिलरली एक हो गया वेटेड एवरेज मेथड। तो ये जो मेथड्स है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है तुम्हारी। दिस इज द पॉलिसी दैट यू आर फॉलोइंग। ये तुम्हारी पॉलिसी है कि तुम फीफो मेथड से ही करते हो। ये अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों है? एंड वाई एसएलएम और जो डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ मेरा जो कैलकुलेशन का वे है डेप्रिसिएशन का, वाई दैट इज नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी बट इट्स एन अकाउंटिंग एस्टिमेट? वाई डू यू थिंक सो? बोलो, बोलो भाई। वाई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है? क्या एसएलएम और जो डब्ल्यूडीवी मेथड ही है, ये भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग पॉलिसी। हाउएवर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है, ये फीफो वेटेड एवरेज, दैट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। व्हाई डू यू थिंक सो? जो एसएलएम डब्ल्यूडीवी था, ये भी बहुत पहले अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ करता था, 2016 के पहले। फिर उसके बाद से अकाउंटिंग एस्टिमेट बोल दिया गया उसको। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? हम्म। क्योंकि मैनेजमेंट का जो रहता है एस्टिमेशन यूज होता था। अभी जो डेप्रीसिएशन जो है एसएलएम यूज करना है या फिर डब्ल्यूडीवी, ये तो मतलब एसेट्स का जो है इकोनॉमिक यूज, मतलब इकोनॉमिक बिजनेस में इकोनॉमिक यूज कैसे होएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। करेक्ट, जितेंद्र करेक्ट बोल रहे हैं। धर्मेंद्र तुम क्या बोल रहे हो? धर्मेंद्र की बात मुझे, सिंस उसी हिसाब से डीटीएल डीटीएल पे इम्पैक्ट आएगा, बैलेंस शीट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं भाई, तो तुम्हारे क्या पीएनएल में इफेक्ट नहीं आएगा क्या? सिर्फ बैलेंस शीट के इफेक्ट देखोगे क्या? और बैलेंस शीट में भी इफेक्ट क्यों नहीं आएगा? डीटीएल का इम्पैक्ट क्यों देख रहे हो बस तुम? पीपी के इम्पैक्ट नहीं आएगा बैलेंस शीट पे? पीपी तुम्हारा कम दिखेगा अगर तुम डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो, तो एसएलएम फॉलो कर रहे हो तो पीपी तुम्हारा थोड़ा ज्यादा दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट आएगा कुल मिला के। सो जितेंद्र जो बोल रहे हैं एकदम करेक्ट बता रहे हैं, क्या कि भैया ये जो था, ये तुम ना सोच के चलते हो, तुम एस्टिमेट लेके चलते हो कि मैं अपना जो पीपीई है, जो मेरा एसेट है, उसको मैं यूज कैसे करने वाला हूँ। यूज क्या मैं शुरू में ज्यादा करने वाला हूँ क्या, या क्या मैं यूज बराबर से करने वाला हूँ क्या थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट? अगर मैं बराबर यूजफुल कर लाइफ ऑफ द एसेट में बराबर यूज करने वाला हूँ तो मैं एसएलएम ले लूंगा। और अगर मैं ज्यादा यूज, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं शुरू में, फिर धीरे धीरे उसकी यूजेज कम होते जाती है, तो उसके यूज के हिसाब से तुम उसका अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इंप्लॉय करते हो। बट क्या हो सकता है क्या, जो तुमने सोचा था कि मैं ज्यादा ज्यादा यूज करूंगा शुरू में और बाद में अपने आप एसेट कम यूज होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तुमने यूज करना चाहा था शुरू में ज्यादा, लेकिन वो बराबर ही यूज हो पा रहा है। तो एस्टिमेट चेंजेस हो सकते हैं, तुम्हारा अगले साल एस्टिमेट अलग कुछ हो सकता है। दैट इज एन एस्टिमेट फॉर योर एस्टिमेट ऑफ यूजिंग दैट एसेट थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो ये एस्टिमेट है, इसीलिए इसको हम बोलते क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट। एंड जो ये तुम्हारा फीफो वेटेड एवरेज, ये क्या है, वैल्यूएशन मेथड है। तुमको पता है कि जनरली क्या है कि
तुम्हारी पॉलिसी क्या है, मतलब तुम्हारी पॉलिसी क्या है कि जो माल कैसे तुम्हारा निकलता है, तुम्हारा वैल्यूएशन कैसे होता है, जनरली माल कैसा रखा जाता है गोडाउन में, कैसा रहता है, पहले आता है वो पहले जाता है क्या, या तुम्हारी जो वेटेड एवरेज है मेथड के थ्रू तुम एम्प्लॉय करो। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो डेट इज एन मोर इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी डेट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट बोलती है कि हमारी जनरली ये पॉलिसी रहेगी, एंड देयरफॉर डेट इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग पॉलिसी। सिमिलरली तुम बोल सकते हो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मेथड ऑफ वैल्यूएशन, दैट इज आल्सो व्हाट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे यहाँ पे अब हो सकते हैं सब्सिडरी फॉलो कर रही वेटेड एवरेज और मैं फॉलो क्या कर रहा हूँ, फीफो। सो इन दैट केस पेरेंट कंपनी अगर फीफो फॉलो कर रही है तो सब्सिडरी कंपनी के भी इन्वेंट्री को पहले वैल्यू करना पड़ेगा मेरे को एज पर फीफो, एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू कंसोलिडेट। तो ये देखो क्या बोलते हैं, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई होप अपन इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, सो यू विल बी रिकलेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स। बताओ अभी तक अपन ने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर लिए? यस ट्विंकल। So gap conversion, हम्म, then accounting policies के related और financial information of all the components और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे किससे ऑब्टेन करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? from all the segments. ऑल दी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो तुम, कुल मिला के मैं बोलूँ, हाउ डू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स? तो तुम पेरेंट की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारे कंपोनेंट्स का फॉर्म पार्ट होंगे, राइट। एंड इसके अलावा तुमको प्रॉपरली कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। एंड लास्टली तुमको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, क्योंकि भाई ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स है, तुम्हारी सब्सिडरीज है, राइट। तो सब्सिडरीज के डायरेक्टर के साथ अगर तुम्हारा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, या सब्सिडरीज के साथ ही तुम्हारा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, या तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हारी सब्सिडरी के साथ डायरेक्शन ट्रांजैक्शन कर रहा है, कुल मिला के कहीं भी आरपीटी हो सकता है। सो यू नीड टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार रीड करो यहाँ तक, then we'll start with responsibility of auditor. हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क वो क्या कहना चाहता है? फ्रेमवर्क समझ नहीं आ रहा। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि इंडिया से एस तो नहीं बोल सकता मैं, हाँ जी सर। बट क्योंकि अगर तुम्हारी कंपनी को इंडेस एप्लीकेबल है तो कुल मिला के तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी को भी इंडेस एप्लीकेबल हो जाता है, या फिर तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी को इंडेस एप्लीकेबल है तो तुम्हारी होल्डिंग कंपनी को भी इंडेस एप्लीकेबल होगा। बट सपोजिटली तुमको एएस एप्लीकेबल है और तुम्हारी सब्सिडरी को कुछ एप्लीकेबल नहीं है, सच कोई अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉलो नहीं कर रही है, कोई प्रोप्राइटरशिप है, उसी में तुम्हारा स्टेक है, मान पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में कोई कंपनी ने प्रॉपरली स्टेक लेके रखा हुआ है एज अ पार्टनर, कोई कंपनी है। सो इस प्रकार से कुछ बोल सकते हो कि उसके जैसे फाइनेंशियल्स बने हुए हैं तो तुमको उसको शेड्यूल 3 के एएस के फ्रेमवर्क में लेके आना पड़ेगा। इंडेस वाला एग्जांपल क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली दैट विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज सबको ही फिर इंडेस बनाना पड़ जाता है। अगर तुम्हारी सब्सिडरी है तो इंडेस बनाना पड़ जाएगा, बट ऑब्वियसली फिर तुम ये बोल सकते हो कि एसोसिएट कंपनी या जॉइंट वेंचर कंपनी के केस में इंडेस और एएस का डिफरेंस ले सकते हो, फ्रेमवर्क विल बी डिफरेंट। सो तुमको उनको भी हार्मोनाइज करना पड़ेगा, एंड दैट यू विल कंसोलिडेट एज पर इंडेस 111। इंडेस 111 है तुम्हारा जॉइंट वेंचर के लिए, राइट। इंडेस 27 है तुम्हारा एसोसिएट के लिए। सो तुमको उनकी इंफॉर्मेशन भी यू विल हैव टू prepare as per your framework, and then you will have to consolidate as per index 27 and index 111. ओके सर। ठीक है। नाउ लेट्स गो टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ द सीएफएस। तो अगेन लेट्स ट्राई टू थिंक क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अब तुम्हारी एज एन ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तुम सीएफएस के ऑडिटर हो, अब एसएफएस की नहीं बात कर रहे अपन, सीएफएस के ऑडिटर, एज ए सीएफएस के ऑडिटर बताओ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है तुमको। तुम्हारी जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो तो बता दो, वही होगी सेम यहाँ पे भी। बोलो बोलो।
एज एन ऑडिटर तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? कि मतलब इंड एस और एएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है। करेक्ट। सबसे पहला तो ये जो रटी रटाई लाइन है तुम्हारी ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट में बार बार पढ़े अपन ने, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, राइट? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। और बोलो। To give true and fair opinion on financial statements. ट्रू एंड फेयर व्यू देना है तुमको, ये तो ट्रू एंड फेयर व्यू जरूरी नहीं है, जैसा भी ओपिनियन हो तुम्हारा, तुमको अपना ओपिनियन देना है। सो उसी के लिए अपन को देखना है कि यहाँ पे एज अ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आ रही तुम्हारी। सीएफएस, बोलो बोलो बोलो। एडजस्टमेंट जो है इंटर इंटर एडजस्टमेंट है वो ठीक से की हुई अकाउंट फॉर। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक में मत सोचो, ब्रॉडली कवर करना कोशिश करो, ब्रॉडली। मैंने 2 पॉइंट तो तुमको बता ही दिया। एक पॉइंट तो तुमने बताया क्या, कि दैट द एफएस इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। और मैंने तुमको दूसरा पॉइंट बताया, जो एसएफएस में जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मोटा माटी, वो मुटाटिस मुटंडिस वो वाली सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एसएफएस ऑडिटर को एप्लीकेबल होती है, वो तुमको सीएफएस को भी लग जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो है ही है। इसके अलावा तुम नॉर्मली एज एन ऑडिटर तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुमको प्लानिंग करना है, अंडरस्टैंड करना है एंटिटी को, उसके एनवायरमेंट को, उसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को, ठीक है, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, एंड अकॉर्डिंगली तुमको कंक्लूड करना है, अपना जजमेंट देना, अपना ओपिनियन देना, जो ट्विंकल ने बोला। तो यही सारी मोटा माटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर वो तुमको देखनी। देखो सबसे पहले क्या बोलता है, कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट विच इज एप्लीकेबल फॉर द एसएफएस शेल बी मुटाटिस मुंडाटिस एप्लीकेबल फॉर टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, जो ट्विंकल बोल रही थी कि मेरे को ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, ओपिनियन देना है। तो मेरे को ओपिनियन देना है कि भैया सीएफएस इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट का पूरा पूरा कंप्लाई करना है मुझे, स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट को भी देखते हुए चलना है ऑन एनी मैटर, राइट? एंड तीसरा मेरे को प्लानिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एंड लास्टली कंक्लूड करना है, जजमेंट लेनी है डॉक्यूमेंटेशन के साथ। क्लियर है? ये तुम्हारी क्या हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुल मिला के रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो ये भी लिखना, और साथ में ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है, जब वो सीएफएस का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एज एन ऑडिटर व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव व्हेन यू आर ऑडिटिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बोलो, सारे सेक्शन वगैरह को थोड़ा सोचते हुए बोलना। जो अभी ट्विंकल ने बोला क्या, कि मेरा ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, बोलो। बोलो बोलो बोलो। ओह, नेटवर्क लॉस। व्हेन यू आर ऑडिटिंग सीएफएस व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव? ट्विंकल क्या बताया था तुमने? फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ओपिनियन फॉर्म करना, राइट? दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू देना, बताना ट्रू एंड फेयर व्यू, whether the consolidated financial statement is giving true and fair view or not, true and fair view or not, that you need to opine, you need to express your opinion whether the fs or whether the cfs gives true and fair view or not. Similarly, आर्यमन ने बोला था कि whether the financial statement is prepared in accordance with applicable FRF or not, that is also my objective. इसके लिए तुमको प्रॉपरली जो रिक्वायरमेंट है एफआरएफ की, जो जो रिक्वायरमेंट है, दैट ऑल्सो हैज टू बी वैलिडेटेड बाय द ऑडिटर, यस और नो। भैया मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि एफएस इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट, तो मैं चेक कैसे करूंगा? मुझे एफआरएफ की जो स्टिपुलेशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, वो भी तो पता होनी चाहिए। दैट ऑल्सो हैज टू बी वैलिडेटेड बाय द ऑडिटर। 3 पॉइंट हो गए अपने। वैलिडेशन ऑफ द requirement of the FRF, validation of the requirement of the FRF, या validation of the, मैं बोल दूं, requirement of the preparation of CFS in accordance with applicable FRF, and second point है कि whether the financial statement is prepared or not in accordance with applicable FRF, एंड तीसरा ट्विंकल वाला पॉइंट वही सेम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। और चौथा और पांचवा पॉइंट एकदम सिंपल है, सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट से डील करता है। पहला पॉइंट बोलते हैं 143 सबसेक्शन 1, तुमको इंक्वायरी करनी रहती है कुछ मैटर पे। 6 मैटर है, अपन देखेंगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 जब अपन करेंगे तब अपन जरूर जरूर देखेंगे कि 143 सबसेक्शन 1 में 6 पॉइंट्स है जहां पे अपने को इंक्वायरी करनी होती है। तो ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये 6 पॉइंट पे इंक्वायरी करूं 143 सबसेक्शन 1 में, एंड मैं रिपोर्ट करूं अपना फाइनली एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 रेड विथ
रूल 11 जहां 143 सबसेक्शन 3 का क्लॉज जे जो 10वां पॉइंट है, 10वां जे जो 10वां पॉइंट है उसके अंदर और 4 पॉइंट दिए हुए हैं, वो 4 पॉइंट अंदर में कहां से दिए हुए हैं? रूल 11 के अंदर। तो 143 सबसेक्शन 3 अपने को देखना है, 143 सबसेक्शन 1 देखना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देखना है, एप्लीकेबल एफआरएफ के तहत सीएफएस बना है या नहीं बना है, एंड देन आल्सो यू हैव टू वैलिडेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस फॉर द कंपनी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। Now come to audit considerations. Audit considerations. The following features of the consolidated financial statement will have an impact on the related audit procedures. तो CFS are prepared on the basis of what? जितने तुम्हारे SFS है, कंपोनेंट्स के, पेरेंट के, सबको मिला मुली के तुम CFS बना लेते हो यूजिंग द कंसोलिडेशन प्रोसीजर। CFS may use the work of other auditor. अपन तुमने देख लिया कि नहीं देख लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया, बताओ फटाफट से। कौन सा स्टैंडर्ड था ये? यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, ऐसे 600 600 आई। यस। किसका किसका 600 बचा है? बोल दो फटाफट से, बचा है तो। तो अपने को यही बोल रहा है कि 620 600 सॉरी 620 नहीं 600 620 कल दिया था मैंने, 620 भी कियो कि नहीं कियो? हाँ बोलो। 620 भी दे दिए मैंने, 600 610 भी दे दिया है। कंप्लीट करो इसको फटाफट से, अभी तुम्हारा वीकेंड भी है बढ़िया, सैटरडे संडे कोई बहाना नहीं चलेगा ऑफिस ऑफिस का। जो बैकलॉग है सारे कंप्लीट करो, क्लियर करो, ठीक है। और तुम्हारा ट्यूसडे को टेस्ट है, मैंने डाला है अभी ग्रुप में। ट्यूसडे को टेस्ट है किस पे? बैंक और एनबीएफसी पे। और मैं मोस्टली तुम्हारे पेपर आज रात तक चेक करके दे दूंगा, और कल अपन डिस्कस भी आज रात को ही कोशिश करूंगा, एक छोटा सा सेशन रख सकते हैं, नहीं तो फिर कल अपन फटाफट से 15-20 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। और बैंक ऑडिट के भी क्वेश्चन बचे, वो भी अपन कल डिस्कस कर लेंगे। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने, सर एक तो टेस्ट है, चालू कर देना। एंड सेकेंडली क्या, तुम्हारा 610 620 और 600 ये कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अपन क्योंकि 700 की सीरीज भी स्टार्ट करनी है। बोलो क्या बोल रहे थे? सर वो प्रीवियस जो टेस्ट हुआ आपने उसका आंसर्स अपलोड नहीं किए हैं पीडीएफ। क्या हो ना, 200 की सीरीज का जो था उसका कर दिया मैंने, 200 की सीरीज तक का। थर्ड टेस्ट जो अपन ने लिया था ऐसे 500 की सीरीज का, उसका बोल रहे हो? यस यस सर, थर्ड हाँ टेस्ट। हाँ, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं, सीएफएस ऑडिटर में यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एसए अनलेस द ऑडिटर ऑफ सीएफएस इज आल्सो द ऑडिटर ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो जो तुम्हारा कंपोनेंट का ऑडिटर है वही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑडिटर, यानी जो पेरेंट एंटिटी है उसी का ऑडिटर, और जो कंपोनेंट का ऑडिटर है वो दोनों सेम है। तो फिर तुम्हारा अदर ऑडिटर के वर्क को यूज करने की बात ही नहीं आती ना, क्योंकि अदर ऑडिटर है ही नहीं, तो कहाँ से यूज करोगे उसके वर्क का? तुम ही ऑडिटर हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। एंड सेकेंडली बोलता है the consolidated financial statement including the intermediate consolidated financial statement prepared internally are prepared using the separate financial statement of the parent and its component, and also other financial information which might not be covered by the separate financial statement standalone financial statement of these entities. The other financial statement information में अब देखो क्या क्या आएगा। तो ये बोल रहे कि जो तुम सीएफएस बना रहे हो ना, वो तुम एसएफएस के सारी इंफॉर्मेशन को लेते हुए इंक्लूडिंग ऑल्सो अदर इंफॉर्मेशन, अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि एसएफएस में कवर ना हो, विच माइट नॉट बी कवर्ड बाय द एसएफएस ऑफ दिस एंटिटी, वो सब को भी लेना है। तो ये अदर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है? डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द सीएफएस अबाउट द कंपोनेंट्स portion of items included in the CFS to which different accounting policy have been applied, adjustments of significant transactions or other events that occur between the FS of the parent and its component as the case may be। तो ये दो ऐसे पॉइंट दिया है तुमको, जो तुमको दिखेगा क्या, बताओ मुझे, ये जो दो पॉइंट है ये तुमको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगा क्या?
ये डिस्क्लोजर रिलेटेड बातें जो दिया हुआ है, ये तुमको अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में मिलेगा क्या? सोच के बताओ। ये स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में या स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में मिलेगा क्या ये दो बातें? यस और नो? सो गए हो क्या? क्वेश्चन क्या है सर? दोबारा क्वेश्चन क्या है, दोबारा बताना है मतलब। ये जो दो पॉइंट पढ़ा अपन ने, डिस्क्लोजर और एडजस्टमेंट, ये दो पॉइंट जो है, ये तुमको लगता है क्या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखेगा? किसकी स्टैंड अलोन? पेरेंट की हाँ, पेरेंट की ले लो। डिस्क्लोजर? हाँ जी सर, वो मतलब कौन से हमारे कंपोनेंट है, कितना कितना परसेंटेज हमने उसका एक्वायर किया हुआ है, ये किसी डिस्क्लोजर में जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स में। बट अ, वही बोल रहा हूँ मैं, वो तुमको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में दिखेगा क्या? एसएफएस हाँ तुम जी बना सर। रहे हो, एसएफएस। हाँ जी सर, पेरेंट के एसएफएस में दिखेगा ये क्यों दिखेगा? कंपोनेंट वाला। सर Disclosures about the components proportion of items included in the CFS to which different accounting policy have been applied where permitted. ये वाला डिस्क्लोजर तुमको वहां एसएफएस में क्यों दिखेगा कि तुमने नहीं, सीएफएस में ये कौन कौन से कंपोनेंट का डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू किया था, उनका क्या प्रोपोर्शन है, कि 30% ऑफ द टोटल कंपोनेंट्स हैव बीन अकाउंटिंग, हैव बीन डूइंग अकाउंटिंग बेसिस फीफो मेथड बट वी हैव वैल्यूड आवर इन्वेंटरी एज पर वेटेड एवरेज। तो जितने प्रोपोर्शन है, अलग अलग प्रोपोर्शन है, ये तुम क्यों बताओगे एसएफएस में? सिमिलरली एडजस्टमेंट जो तुमने किया है सिग्निफिकेंट कोई ट्रांजैक्शन का या अदर इवेंट का बिटवीन द पेरेंट और कंपोनेंट का, ये एडजस्टमेंट जो तुम कर रहे हो दैट इज नलीफाई करते हो ना तुम। जैसे यूपी अनरियलाइज प्रॉफिट है, मैंने तुमको माल बेचा, तुमने मेरा माल खरीदा हुआ है, तो सेल और परचेज ये अपन एलिमिनेट करते हैं। इसमें जो इनकम है इसको एलिमिनेट करते हैं। मेरे को तुमको इंटरेस्ट देना है, तुमको मेरे से इंटरेस्ट लेना है, तुम मेरी ही सब्सिडरी हो, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट अपन सेट ऑफ करके माइनस कर देते हैं। ये जो एडजस्टमेंट करते हैं ये अपन एसएफएस में थोड़ी ना करेंगे। एसएफएस में तुम्हारी जो इंटरेस्ट इनकम है उसको थोड़ी ना उड़ा दोगे, ये तो अपन सीएफएस में उड़ाते हैं, सीएफएस में जो एडजस्टमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन। इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन, इंटर ग्रुप एडजस्टमेंट्स हो गए, या डिस्क्लोजर रिलेटेड टू अदर प्रोपोर्शन ऑफ जो तुम्हारे सीएफएस के आइटम्स है विच इज बीन डन डिफरेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी हैव बीन अप्लाइड डिफरेंटली। तो ये सारे डिस्क्लोजर कुछ ऐसे अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये बोल रहा है जिसका डिस्क्लोजर मुझे करना पड़ेगा सीएफएस में, इवन दो ऐसे है अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन pertains to the components but would not have been covered by the SFS of these entities। ठीक है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी बातें कवर नहीं की गई होगी, इनका डिस्क्लोजर मुझे सीएफएस में ही जाके करना पड़ेगा, ये दो बातें पर्टिकुलरली। क्लियर है? Thus other information, financial information would be required to be additionally disclosed. When an auditor accepts the audit of CFS, the auditor should assess whether based on his work alone he would be able to express a true and fair view or not। अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैं अकेले के दम पे ट्रू एंड फेयर व्यू बता सकता हूँ कि नहीं, या मुझे अदर ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहिए क्या। If the auditor is of the view that his own participation may not be enough, he should consider using the work of other auditor in accordance with ऐसे बोलो 600, in accordance with ऐसे 600, he should consider using the work of other auditors। तो जो अदर ऑडिटर है वो हो सकता है तुम ही हो सकता है तुम ही हो, राइट, यस और नो, या हो सकता है कोई और हो तुम्हारे अलावा। तो वॉट एवर द केस में भी, अगर तुम ही हो तो तुमको देखना नहीं है ज्यादा कुछ, तुम ही ऑडिट किया था, राइट, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। एंड सेकेंड, अगर कोई और ऑडिटर है कंपोनेंट का, तो उसके वर्क को यूज करना है क्या तुमको, वो भी देख सकते हो। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को ही मान लो तुम्हारा कंडक्ट करने के लिए बोला गया है क्या, कंपोनेंट का ऑडिट, मतलब मान लो सपोज जितेंद्र लिमिट का ऑडिट कर ही रहा हूं मैं, पेरेंट कंपनी है वो, और इसके अंदर में आ रही है मान लो सतीश लिमिटेड, तो उस केस में जो सतीश कंपोनेंट है उसका भी अगर ऑडिटर मैं कर ही रहा हूँ, तो ये दोनों अलग अलग असाइनमेंट है, ये दोनों सेम असाइनमेंट नहीं है, यही बस बोल रहे हैं कि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ द पेरेंट आर रिक्वेस्टेड टू असिस्ट द परफॉर्मिंग आर रिक्वेस्टेड टू असिस्ट द प्रिंसिपल ऑडिटर
आर रिक्वेस्टेड टू असिस्ट द प्रिंसिपल ऑडिटर, देन द वर्क टू बी परफॉर्म बाय सच ऑडिटर, ये जो मैं असिस्ट कर रहा हूँ, डेट वुड बी अ डिफरेंट असाइनमेंट, ये मेरा ऑडिट से रिलेटेड नहीं होगा। डेट इज, अगर सतीश लिमिटेड का ऑडिटर अलग है, जितेंद्र लिमिटेड का ऑडिटर अलग है, जितेंद्र लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, और पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर मैं हूं, मान लो मैं सतीश लिमिटेड के ऑडिटर को बोल रहा हूँ कि मुझे यूज करना है तुम्हारे इन सब कामों को, और वो मुझे मान लो कुछ हेल्प करके दे भी रहा है, तो ये डिफरेंट असाइनमेंट है उसकी, एंड डेट इज नॉट द सेम एज जो वो ऑडिट कर रहा है उस कंपोनेंट की। वो कंपोनेंट की ऑडिट का असाइनमेंट अलग, और वो जो यूज यानी जो हेल्प करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर को, असिस्ट करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर को, वो असाइनमेंट अलग। इसके बाद अब अपन एक इंपॉर्टेंट आंसर देखेंगे, दो इंपॉर्टेंट आंसर देखेंगे इनफैक्ट, बट अभी तक क्लियर है कि एक बार क्लियर फटाफट से देख लो, ओवरव्यू कर लो 2-5 मिनट, देन अपन स्टार्ट करते हैं ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। ठीक है, फटाफट से रिव्यू करो यहाँ तक, एक बार गो थ्रू करो, ज्यादा अपन ने किया ही नहीं है, 3 पेज किया अभी तक, पहला पेज तो कुछ काम का नहीं है था, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बस। दूसरे पेज से एग्जाम्पशन चालू हुई है, डेट इज मोर रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो। सो दो एग्जाम्पशन भी अपन ने देखी, एएससी रिलेटेड एग्जाम्पशन अपन ने नहीं देखी अभी तक, फिर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, एंड अभी लास्ट अपन ने ये वाला देखा है। एक बार फटाफट से देखो और बताओ कोई दिक्कत है क्या। चलो अब आ जाओ यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर पे आ जाओ, ऐसे 600। तो देखो ऐसे 600 में जो मोटा माटी बातें हैं, ये तो अपन ने देखा ही है 600 में, ठीक है, ऐसे 600 में। अब उसी से रिलेटेड कुछ और बातें भी देख लेते हैं अपन, कि ऐसे 600 स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स व्हेन एन ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी यूजेस द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, डेट इज जब मैं सीएफएस बना रहा हूँ तो मैं अदर ऑडिटर के ग्रुप का कैसे, और बना नहीं रहा हूँ सॉरी, ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं अदर ऑडिटर के वर्क को कैसे यूज करूँ ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो एक हाथ कंपोनेंट का जो ग्रुप ऑडिटर, यानी जो ग्रुप ऑडिटर है, मैं सीएफएस ऑडिटर हूँ, मैं कंपोनेंट के ऑडिटर से क्या वर्क यूज कर सकता हूँ, उसके वर्क को कैसे यूज कर सकता हूँ। नाउ thus the principal auditor, if he decides to use the work of another auditor in relation to the audit of CFS, should comply with the requirement of ऐसे 600, ऐसे 600 की रिक्वायरमेंट उसको कंप्लाई करनी पड़ेगी जब वो यूज करना चाह रहा है किसका, वर्क ऑफ अदर ऑडिटर का। ऑब्वियसली ये सब नॉर्मल बातें, इतना कुछ ध्यान देने लायक नहीं है, रीड एंड लीव, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया है तुम्हारा May 22 एग्जाम में, और मैं तुमको YouTube में तुमको लेक्चर भी दिखेगा, May 22 के एग्जाम के पहले मैंने अपलोड किया था ऑन सीएफएस ऑडिटर, ऑडिट ऑफ सीएफएस। मैंने पर्टिकुलरली एम्फेसाइज किया हुआ है बहुत बार, मैं हर बार तुमको भी पता करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, एंड इस क्वेश्चन को मैंने पर्टिकुलरली मार्क कराया था कि इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये आया नहीं है, और ये 4 पॉइंट दिए हुए उसमें, तो जरूर जरूर तुमको पूछ सकता है मटेरियलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के। कैसा बना के, देखो कैसा बनाया क्वेश्चन इन्होंने, ये सेम क्वेश्चन फिर एमटीपी 2000 अक्टूबर 23 में भी आया, तुम्हारे लास्ट एमटीपी नवंबर 23 के अटेम्प्ट की, यानी एमटीपी अक्टूबर 23 का क्वेश्चन है। आफ्टर एक्सेप्टेंस he is in contrary with regard to determination of materiality during audit of CFS, मतलब जब तुमने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, मैं शॉर्ट में कर दिया क्वेश्चन मैंने इसको थोड़ा, बट तुम्हारे पास ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में कि ऑडिट आई है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ग्रुप ऑडिट करने की, एंड सो यू एक्सेप्टेड द ऑडिट। आफ्टर एक्सेप्टेंस he is in contrary with regard to determination of materiality during audit of CFS, what specific consideration have to be kept in mind while determining materiality during the audit of above group। तो मटेरियलिटी से रिलेटेड क्या पॉइंट तुमको बताना है, अगर अब तुमको ये ध्यान में ही नहीं रखोगे, ये ऐसे ऊपर से उड़ा के चल दोगे, तो मटेरियलिटी मटेरियलिटी से बोल के ऐसे 320 में चले जाओगे तुम एग्जाम का आंसर देते टाइम। एक क्वेश्चन था अपने ऐसे 500 की टेस्ट में, ऐसे 500 की सीरीज की टेस्ट में, सेकंड क्वेश्चन जो था तुम्हारा 580 का था, वो 505 580 का था, और भलता ही आंसर लिखा हुआ है 2-3 लोगों ने, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया वो कहाँ से लिंक हुआ, वो वाला आंसर तुमको अपन एक बार और डिस्कस करेंगे, बट
एग्जैक्टली आई वांटेड टू नो कि वो आंसर दूसरा लिंक क्यों हुआ। जैसे अब यहाँ पे तुमको दिक्कत आ सकती है, अगर तुम इसको लाइटली लेके रीड करके छोड़ के आगे बढ़ के चले जाओगे तो तुमको ये पता ही नहीं रहेगा कि सीएफएस के ऑडिटर के चैप्टर में कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी के बारे में भी डिस्कशन है, ग्रुप मटेरियलिटी, और 4 पॉइंट दिया हुआ है, और इसी के ऊपर नया क्वेश्चन बना था मई 22 में, राइट। एंड सिमिलरली वापस से आ भी सकता है। व्हाट डज दिस से कि फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग एन ओपिनियन ऑन द एसएफएस कंपोनेंट वाइज ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, मतलब क्या बोल रही है, सबसे पहले तो जो तुम्हारा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके लिए मटेरियलिटी, उसके लिए जो मटेरियलिटी है वो मैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कंसीडर करूंगा, और जो ग्रुप की ऑडिट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब सीएफएस है, उसके लिए मैं मटेरियलिटी कंसोलिडेटेड बेसिस में कंप्यूट और कंसीडर करूंगा। एक बार रीड करो दोनों लाइन को। यस, समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? देखो वापस से बोल यस सर। क्या कि फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग एन ओपिनियन ऑन द एसएफएस, जब तुम एसएफएस कर रहे हो तो कंपोनेंट वाइज दैट इज एसएफएस वाइज मटेरियलिटी देखो, एंड जब तुम सीएफएस को ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटर शुड कंसीडर द फॉलोइंग, क्या फॉलोइंग, वी विल हैव टू कंप्यूट द मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल, मतलब टोटल एसेट्स मान लो सीएफएस ग्रुप के तुम्हारे टोटल एसेट्स है 75 बिलियन, ठीक है, और जो एसएफएस है तुम्हारा उसका है 7.5 बिलियन, तो तुम इसके हिसाब से जब मटेरियलिटी कंसीडर कर रहे हो तो 7.5 बिलियन के हिसाब को देख के वो करेंगे, राइट। और सीएफएस का जब तुम कर रहे हो तो ग्रुप एज अ होल क्या मटेरियलिटी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरी मटेरियलिटी लेवल ज्यादा आएगी क्योंकि ग्रुप है, तो तुमको ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल, मटेरियलिटी शुड बी यूज्ड टू असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, दैट इज जो तुम्हारे कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ना जो अपन देखेंगे, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, और ये एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है तो कैसे इंपॉर्टेंट है या नहीं, सो दैट इज what we will see basis what basis group materiality, so group materiality will help you to assess the appropriateness of the consolidation adjustment. Then the parent auditor can also use the materiality computed on a group level to determine whether the components FS are material to the group. क्या कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल है क्या ग्रुप के लिए? ये तुम जो मटेरियलिटी कंप्यूट की ग्रुप मटेरियलिटी, इससे तुम क्या क्या यूज कर सकते हो, तुम एक तो सबसे पहले असेस कर सकते हो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। दूसरा तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे ग्रुप के लिए मटेरियल है क्या, जैसे ये 7.5 बिलियन है अगर टोटल एसेट्स, और सीएफएस मेरा टोटल एसेट्स है 75 बिलियन, सो वेदर बेसिस मटेरियलिटी कंप्यूटेड ओवर इन द ग्रुप लेवल पे, जो ग्रुप लेवल पे मटेरियलिटी तुमने कंप्यूट किया है, whether that can be used to determine what whether the कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे लिए मटेरियल है या नहीं मटेरियल है, एंड एडिशनल कंपोनेंट्स व्हाट ऑल आई नीड टू कंसीडर। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर है कि अभी तक? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तुमको बोल रहे हैं कि भैया एसएफएस के केस में तो एसएफएस वाइज मटेरियलिटी कंप्यूट करो, ग्रुप के केस में मैं बता रहा हूँ क्या क्या करो। ग्रुप के केस में पहले उसने बोला कि कंप्यूट करो मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल, इससे तुमको क्या काम आएगा चेक करने में कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कितने अप्रोप्रिएट है वो मटेरियलिटी तुमको काम आ जाएगी ये निकालने के लिए, अप्रोप्रिएटनेस के लिए। एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन वेदर द कंपोनेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर दे मटेरियल और नॉट टू द ग्रुप। फिर तीसरा और चौथा पॉइंट एकदम सिंपल है कि भैया मैं मटेरियलिटी कंप्यूट कर तो रहा हूँ ग्रुप लेवल पे, लेकिन ना एक बार जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर वो अदर ऑडिटर को कंपोनेंट लेवल की जो मटेरियलिटी है, कंपोनेंट मटेरियलिटी कम्युनिकेट करेगा। क्या बोला मैंने? एक बार जो अदर ऑडिटर है इसका जो अलग कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट के हिसाब से क्या मटेरियलिटी आ रही है, कंप्यूट द मटेरियलिटी एज पर एसएफएस, जो कंपोनेंट की मटेरियलिटी है उसको कंपोनेंट की मटेरियलिटी को भी कंप्यूट करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर, और कम्युनिकेट करेगा किसको, अदर ऑडिटर को, ताकि भैया वो भी हमारे ही टेंडम में रहे, हमारे लाइंस में रहे, कहीं डेविएट ना हो जाए वो एकदम एक्सट्रीम, वो अलग ही कुछ और मटेरियलिटी कंसीडर कर रहे हैं मैं अलग करूँ, ऐसा ना हो। मेरे हिसाब से भी कंपोनेंट की ऐसी ऐसी मटेरियलिटी आनी चाहिए और ये सब का मिला के मेरी ग्रुप मटेरियलिटी अलग आनी चाहिए, तो इसके हिसाब से कंपोनेंट को भी मैं बता दूंगा कि भैया तेरे मटेरियलिटी क्या हो रही है मेरे हिसाब से। एंड द प्रिंसिपल ऑडिटर also obtains a confirmation from the component like independence code of ethics वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या करना है,
कम्युनिकेट करना है, कंप्यूट करना है, कंपोनेंट की मटेरियलिटी कम्युनिकेट करना है, एंड कंफर्मेशन लेना है किससे, अदर ऑडिटर से, कंफर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, इंडिपेंडेंस, और बोलो, सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सीएफएस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एटसेट्रा। तो ये 4 पॉइंट है तुम्हारे। लास्ट के 2 पॉइंट तो सिंपल है, ये 2 डायग्राम याद रखना, डायग्राम बना के चलना है तो बाजू में बना लो, लास्ट के 2 पॉइंट तो तुमको इसी से याद आ जाएंगे। और पहला पॉइंट भी सिंपल है, पहला 2 पॉइंट भी सिंपल है। पहला पॉइंट बोलता है कि ग्रुप मटेरियलिटी तुमको कंप्यूट करनी है, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, एंड ये तुमको हेल्प करेगी असेस करने में अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, वेदर परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, पूरी पूरी लाइन लिखोगे। सेकेंडली, इट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द, ये कैसे कैसे करेगी सर? क्या कैसे, एप्रोप्रिएटनेस का कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ये कैसे होगा? अब भाई अगर मान के चलो कि तुम्हारा करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में अदर आइटम है कुछ, और अदर आइटम में, अदर एक्सपेंस में तुम्हारी अदर इनकम भी है, तो मैंने कुछ कमाई है इनकम अपनी सब्सिडरी से, पेरेंट ने कुछ कमाई कमाई है सब्सिडरी से, और ये पेरेंट के अदर इनकम में दिख रही है, अदर इनकम में मिसलेनियस में दिख रही है, मान के चलो अदर इनकम में, और सब्सिडरी के कहाँ दिखेगी, अदर एक्सपेंस में दिख रही है, मान लो अदर एक्सपेंस में। तो अब क्या होगा कि देखो ये सब्सिडरी और पेरेंट की अदर इनकम में दिख रही है और अदर एक्सपेंस में दिख रही है, तो ये सब्सिडरी रिलेटेड है, ये मुझे सेट ऑफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एकदम छोटा अमाउंट है अगर बहुत ही ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है इसका कुछ, एकदम ही बहुत छोटा है, सो डेट मे नॉट बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर या बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। सो डेट इज व्हाट दे आर सेइंग कि जो तुम्हारे करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट तुम कर रहे हो अगर इन केस, एंड इफ डेट इज मटेरियल, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू एडजस्ट। जो तुम्हारे इंटर ग्रुप एडजस्टमेंट है, परमानेंट ग्रुप एडजस्ट, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, परमानेंट तो हमेशा मटेरियल ही होंगे ऑब्वियसली, बट करेंट पीरियड में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हो जो मटेरियलिटी अमाउंट है वो ऊपर ना आए, उसके ऊपर ना जा रहे हो। तो ये जो मटेरियलिटी अमाउंट है, ये कौन सी मटेरियलिटी अमाउंट है, ग्रुप मटेरियलिटी, एसएफएस वाली नहीं। तो इसलिए ग्रुप मटेरियलिटी तुम निकालोगे और दैट विल हेल्प यू टू असेस कि वेदर और नॉट द अप्रोप्रिएट, वेदर द करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। सो तुमको ग्रुप लेवल की मटेरियलिटी से कंसिडर एंड कंपेयर करना है, ना कि एसएफएस की मटेरियलिटी से। दैट इज व्हाट दे वांट टू कन्वे। ये वाला पॉइंट पढ़ो मुझे और बताओ क्या बोलना चाह रही है। हम्म, इसके बाद भी रीड कर लो, दोनों पॉइंट रीड करो और मुझे बताओ क्या बोलना चाह रहा है। While considering the observation, for instance, जैसे modification है, EOM है, OM है, in accordance with जैसे 705 706 of the component auditor in his report on the standalone financial statement, तो parent auditor should comply with the requirement of SH600. Therefore, the concept of materiality would be considered while considering the observations of the component auditor. यहाँ पे भी काम आ रहा है तुम्हारी ग्रुप लेवल की जो मटेरियलिटी तुमने कंप्यूट की थी, ग्रुप मटेरियलिटी क्या बोल रही है देखो, फटाफट से बताओ, बोलो बोलो बोलो। ऐसे कह रहा है कि मतलब जैसे जो कंपोनेंट में अगर कोई ऐसी चीज है खतरनाक वाली जिसके हमको ईओएम देना पड़े या ओएम देना पड़े, तो हम उसको सीएफएस में उसकी मटेरियलिटी देख के भी डाल सकते हैं हम। तो कंपोनेंट ऑडिटर ने मान लो मॉडिफाई किया, कुल मिला के अगर मैं सिंपल सा बताऊं, सिंपली एकदम कम कम शब्दों में, तो कंपोनेंट ऑडिटर ने मॉडिफाई किया, तो क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर है, ग्रुप ऑडिटर है,
क्या वो पूरे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सीएफएस है पूरा का पूरा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्या? समझ रहे हो क्वेश्चन? यहाँ पे डिपेंड दिक्कत ये आ सकती है ना। डिपेंड करता है कि कंपोनेंट कितना बड़ा है। डिपेंड करते हैं कंपोनेंट कितना बड़ा है, राइट? सो दैट इज व्हाई you will have to consider what again materiality. So that concept of materiality that we applied while calculating group level की जो ग्रुप लेवल पे materiality compute किया हो, that will again help you to determine कि जो modification है whether that is material modification that will also impact my CFS का opinion. जो CFS का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ क्या उस पर भी इम्पैक्ट आएगा क्या? अगर किसी कंपोनेंट ऑडिटर ने ऑलरेडी किसी कंपोनेंट को मॉडिफाई किया है एंड दैट कंपोनेंट इज वेरी वेरी मटेरियल to the group, then it can happen that principal auditor will also have to modify his opinion, or else even if that is modified, but ऐसा हो सकता है कि principal auditor अपना CFS को modify ना करे. So that is plain vanilla point है कि मटेरियलिटी कंसिडर करना पड़ेगा तुमको इवन व्हेन केस कंपोनेंट ऑडिटर ने मॉडिफाई किया अपना, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट विल अगेन डिपेंड ऑन व्हाट मटेरियलिटी. तो ये पूरा का पूरा आंसर मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट है. लास्ट अटेम्प्ट एमटीपी में भी आ गया और अब मई 22 में आया था, उसके बाद बहुत टाइम हो गया अब. ठीक है, तुम्हारे मई 24 में आएगा सीधा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कंसोलिडेशन. Before commencing an audit of CFS, the auditor should plan his work to enable him to conduct an efficient, effective audit. तो तुम प्लानिंग कैसे करोगे CFS ऑडिट के लिए? 5 पॉइंट है, सिंपल है. सबसे पहले तो जो अपन करते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ग्रुप. नॉर्मली नॉर्मल ऑडिट में क्या करते हैं, एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को देखते हैं. यहाँ पे तुमको पूरे ग्रुप को देखना पड़ेगा, ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है, कितने एंटिटी है, कितनी सब्सिडरीज है उसके अंदर, कितने एसोसिएट्स है, कितने जॉइंट वेंचर्स है. अगर कुल मिला के मैं जब एलएनटी में था उस समय की बात करूं तो एलएनटी में इटसेल्फ देयर वर अराउंड 115 सब्सिडरीज, 150-60 एसोसिएट कंपनीज इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स. समझ में आ रही है? तो तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है. पूरा जो एलएनटी एज अ ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर अलग है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है एक अलग, उसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज है. हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ा डिवीजन होता है. रोड एंड रेलवे अलग है. देन हेड ऑफिस है, इंटरनल, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर तुमको देखने पड़ेंगे. सेकेंडली अकाउंटिंग पॉलिसीज देखना पड़ेगा एंड ऑडिट प्रोसीजर्स. अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिट प्रोसीजर. तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तुमको कि कैसे एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसी इंप्लॉय कर रही है, डिप्लॉय कर रही है. एंड तुमको क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड रखना पड़ेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर का. एपी बोल सकते हो तुमको. नेक्स्ट 2 पॉइंट कैसे याद रख सकते हो, एपी अकाउंटिंग पॉलिसी ऑडिट प्रोसीजर. थर्ड पॉइंट, सॉरी, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू 600. और 600 के जैसे ही देखो क्या दिख रहा है तुमको, COO. 600 के जैसे क्या दिख रहा है तुमको, COO. तो 600 का तुमको देखना पड़ेगा कि वेदर यू नीड टू यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर. एंड COO से मतलब कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म. कोऑर्डिनेशन वाइज तुमको देखना है. पांचों पॉइंट देख लो एक बार, सिंपल है, पांचों पॉइंट याद रखना पड़ेगा. ठीक है, अभी का बताओ, ये 5 पॉइंट याद हुए क्या? बोलो मधुलिका. सिंपल है, जब तुम प्लान कर रहे हो तो क्या पॉइंट्स कंसिडर करोगे? फॉर द फॉलोइंग यू विल मेक द प्लान्स. ऑडिटर विल मेक प्लान्स फॉर द फॉलोइंग. यस, बोलो बोलो आंसर बोलो मधुलिका. The understanding of accounting policy of parent and as well as component that parents and component are using same accounting policy. So, audit procedure, NTE of audit procedure. ठीक है, एपी से 2 पॉइंट हो गए तुम्हारे मधुलिका, है ना? Yes, sir. एपी से अकाउंटिंग पॉलिसी और ऑडिट प्रोसीजर्स. और Yes, sir. Sir, group G for group structure. Understand the group structure. और उससे रिलेटेड आईटी कंट्रोल जो भी है वो सब अंडरस्टैंड करेंगे, वहाँ पे क्या एप्लीकेशंस यूज हो रहा है.
IT रिलेटेड एप्लीकेशंस ये सब अंडरस्टैंड करना कंपोनेंट में क्या यूज हो रहा है एंड एंड 2 पॉइंट और थे, COO। 600 एंड COO CO से था सर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, मतलब क्या इतने सारे जो ग्रुप है तो उनके वो सारे ग्रुप के वर्क को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट ग्रुप के नहीं, तुमको कोऑर्डिनेट करना है अदर ऑडिटर्स के साथ मिलके। या आई नो। हाँ, और 600 से और ऐसा 600 से अदर ऑडिटर के वर्क को किस एक्सटेंट तक यूज करेंगे ये चीज डिटरमाइन करना। ठीक है, ठीक है। तो जी फॉर जीनियस, जी फॉर ग्रुप स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड करना है तुमको। जी सर। ग्रुप स्ट्रक्चर AP एंड देन 600 COO। या अब इसके बाद देखो, पेरेंट विच रिप्रेजेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट ऑल इट्स कंपोनेंट इन द CFS other than those for which exceptions have been provided in the relevant accounting standard per applicable FRS। तो तुमको अगर एग्जेम्पशन है तो तुम मत कवर करो, लेकिन अगर एग्जेम्पशन नहीं है, कुछ कवर नहीं है इंडिया AS कंपनीज एक्ट में, तो तुमको सारे कंपोनेंट्स, क्या बोला मैंने, सारे कंपोनेंट्स कंसोलिडेट करने हैं। ठीक है। Auditor should obtain a listing of all the components included in the CFS and review the information provided by the management। तो मैं क्या बोलूंगा मैनेजमेंट को कि भैया मैनेजमेंट, जितने कंपोनेंट्स है तुम्हारे सब की लिस्ट लेके आओ, मेरे को दे दो। ठीक है, लिस्ट दो मुझे कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और कौन कौन कंपोनेंट है तुम्हारे, एंड मैं ये लिस्ट को रिव्यू भी करूंगा, so that I am able to identify the components properly and so that parent has also identified the components correctly। तो ये मैं रिव्यू करूंगा, लिस्ट मंगवाऊंगा पेरेंट से और बोलूंगा कि तुम्हारे जितने कंपोनेंट है ना, एक बार लिस्ट बना के दे दो मुझे, फिर मैं चेक वेक करता हूँ कि कौन से कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने और बचे हैं क्या, या कोई छूट गया है क्या। एंड वी विल हैव टू वेरीफाई all the components have been included in the CFS unless the components meet the criteria for exemption under AS or Ind AS as the case may be or under Companies Act। तो यही क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे टाइम में आया था, ये नवंबर 2020। क्या कि जब तुम कंप्लीट कर रहे हो ये इंफॉर्मेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ऑडिटर शुड परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। तुम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे जब तुम कंप्लीट कर रहे हो, क्या कंप्लीट कर रहे हो भाई, कि सॉरी, जब तुम क्या कर रहे हो, कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन देख रहे हो। कौन सी इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने तुमको दी है, लिस्ट, एक लिस्ट निकाल के दी है ना कि कितने कंपोनेंट्स है उसके, तो वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सक्लूसिव है ना, इसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं बचा ना जो छूट गया हो, ये मेरे को इंश्योर करना है, कंप्लीटनेस देखनी है इंफॉर्मेशन की। एंड फॉर दिस पर्पस व्हाट प्रोसीजर्स विल यू परफॉर्म। इसको अपन जोड़ी बनाएंगे, जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। क्या जोड़ी, नंबर 1 नंबर 2 की एक जोड़ी हो गई, नंबर 3 नंबर 4 की जोड़ी हो गई, सॉरी नंबर 3 एंड नंबर सॉरी नंबर 3 एंड नंबर 8 की जोड़ी हो गई है, नंबर 4 और नंबर 7 की जोड़ी हो गई है, एंड देन नंबर 5 और नंबर 6 की। तो देखो 1 और 2 क्या बोलते हैं, रिव्यू करना है तुमको, दो चीज रिव्यू करना है, वर्किंग पेपर, पेरेंट की प्रोसीजर्स क्या है। वर्किंग पेपर तुम देखोगे खुद का, और पिछले बार तुमने वर्किंग पेपर्स बनाए होंगे ना, पिछले बार के वर्किंग पेपर में तुमको दिख जाएगा कि पिछले बार के वर्किंग पेपर में तुमने कौन कौन से कंपोनेंट को कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया था, पेरेंट ने कैसे आइडेंटिफाई किया था, तुमने कोई पॉइंट निकाले थे क्या, पेरेंट को तुमने कोई ऑब्जेक्शन किया था क्या कि ये कंपोनेंट को एक्स्ट्रा इंक्लूड करो या ये कंपोनेंट को एक्सक्लूड करो। तो पिछले बार के वर्किंग पेपर से तुमको इस बार भी समझ में आ जाएगा ये प्रोसीजर तुमको परफॉर्म करने की, पिछले बार के वर्किंग पेपर को गो थ्रू कर लेना। देन पेरेंट की प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो दो चीज रिव्यू करनी है, 1 और 2 मैंने क्या बताया, जो रब ने बना दी जोड़ी, जोड़ी बनी है अभी रिव्यू की, रिव्यू करना है वर्किंग पेपर, रिव्यू करना है तुमको पेरेंट की प्रोसीजर, रिव्यू करना है वर्किंग पेपर, रिव्यू करना है पेरेंट की प्रोसीजर। देन 3rd और 8 देखोगे तो कुछ नहीं, तुमको इंक्वायरी करना है मैनेजमेंट से कि कोई नया कंपोनेंट और एनी कंपोनेंट विच गोज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मैनेजमेंट से पूछ लो एक बार कि कोई नया कंपोनेंट को जोड़ा है क्या पिछले साल के कंपैरिजन में, या पिछले साल के कंपैरिजन में कोई नया कंपोनेंट या कोई एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को हटा दिया है क्या। एंड ऑल्सो द चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग के थ्रू ही तो पता चलेगा तुमको कि कौन सा कंपोनेंट हट गया, कौन सा कंपोनेंट चले गया या आया है नया।
तो यू विल हैव टू आल्सो आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग दैट माइट हैव बीन टेकन प्लेस। तो 4 पॉइंट हो गए अभी तक अपने। पहला मैंने बोला रिव्यू करो वर्किंग पेपर पिछले साल के, और रिव्यू करो प्रिंसिपल पेरेंट ऑडिट, पेरेंट का जो मैनेजमेंट है उसने कैसे आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया। इसके बाद 2 पॉइंट पढ़ा अपन ने, इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से कि कोई नया कंपोनेंट आया है क्या, या कोई पुराना कंपोनेंट ने उड़ गया क्या। इसके अलावा शेयर होल्डिंग चेंजेस वगैरह के रिलेटेड भी इंक्वायरी कर लेना। फिर देखो फोर्थ और सेवेंथ पॉइंट, फोर्थ और सेवेंथ पॉइंट भी सिमिलर है, रिव्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट एज वेल एज इट्स कंपोनेंट टू डिटरमाइन द शेयर होल्डिंग। तो मैं रिव्यू कैसे करूं, रिव्यू कैसे करूं भाई, रिव्यू करना मेरे को इन्वेस्टमेंट जो की है कंपनी ने शेयर होल्डिंग वगैरह देख के, तो मैं रिव्यू कैसे करूं। तो देखो सेक्शन 186 में तुमको याद होगा अगर, तो इन केस एमबीपी 2 जाता है, यस और नो, एमबीपी 2 याद है, डिटेल्स ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द कंपनी। तो ये जो एमबीपी 2 जा रहा है 194 में 2 में डायरेक्टर, 190 में अलग ट्रांजेक्शन है। तो ये सारे के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, फोर्थ पॉइंट का पता कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पेरेंट एज वेल एज इट्स कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन द शेयर होल्डिंग इन द एंटिटीज। एंड लास्ट के 2 पॉइंट तुमको रिव्यू करना है, जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट और नॉर्मल अरेंजमेंट भी रिव्यू कर लेना, जो कि पेरेंट और किसी और ने एंटर की होगी साथ ही साथ। तो तुमको जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट रिव्यू करना है, और बाकी कोई अरेंजमेंट होगी तो वो भी रिव्यू कर लेना। क्लियर है। एक बार बाजू का क्वेश्चन देखो फटाक से, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन 1। ठीक है, अब मुझे एक चीज सोच के बताओ कि तुम और कंपोनेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जो मैनेजमेंट तो तुमको लिस्ट देगी देगी एक तो कंपोनेंट्स की, राइट, कि भैया ये सारे हमारे कंपोनेंट्स है, सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। इसके अलावा तुम और क्या लगा सकते हो तरीका, जिसके द्वारा तुमको पता चले कि भाई मैनेजमेंट कहीं छूट तो नहीं गई कोई कंपोनेंट को ऐड करना, मैनेजमेंट कोई भूल चूक से नहीं छूटी, या मैनेजमेंट जानबूझ के छोड़ दी है, कोई भी तरीके से तुमको और कोई कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए क्या चेकलिस्ट कर अपनाओगे, क्या चेक पॉइंट्स होंगे तुम्हारे लिए, क्या चेकिंग करोगे, एक बार सोच के देखो। बोर मिनट्स देख सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट वाला वो लेजर देख सकते हैं, लेजर अकाउंट। राइट, तो मेन पॉइंट वही है, तुम मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकते हो, ठीक है, कोई एग्रीमेंट में एंटर किया है और तुमको एग्रीमेंट विच यू कम अक्रॉस दैट एग्रीमेंट, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ये सब के थ्रू तुम देख सकते हो क्या, कि भैया कंपनी ने कोई और इन्वेस्टमेंट भी किया है इन लिस्ट के अलावा, और क्या वो इन्वेस्टमेंट भी मेरे इसमें इंक्लूड होना चाहिए था क्या। तो ये चेक करना है तुमको, ठीक है। अब ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ अ कंपोनेंट, ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ अ एक्सक्लूजन ऑफ अ कंपोनेंट, तो ये मैंने तुमको बताया हुआ है ऑलरेडी। एक हो गया अपना कंपनी एक्ट वाला, एक हो गया अपना एएस वाला, और एक हो गया अपना इंडेस वाला। तो इंडेस वाला अपना हो चुका है कवर, कंपनीज एक्ट वाला अपना हो चुका है कवर। एएस से रिलेटेड 2 एग्जामेशन है जो कि अभी अपन कवर कर लेते फटाक से। एक तो है भैया, क्या मैंने तू टेम्पररी पीरियड के लिए लिया है क्या, क्या मैंने टेम्पररी पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की है क्या। अगर हाँ, तो यू हैव टू असर्टेन द टाइम पीरियड फॉर विच दैट यू हैव इन्वेस्टेड। टेम्पररी पीरियड जो भी है तुमको, ये तुमको असर्टेन करना है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेम्पररी पीरियड जो तुम असर्टेन कर रहे हो। अगर हाँ, तो तुमको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर फॉलोइंग एएस, अगर तुम एएस फॉलो कर रहे हो। सेकेंडली, सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड्स, रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स बोल सकते हो तुम। सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड्स, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, operates under severe long term restriction which significantly impair its ability to transfer funds to the parent। एग्जाम्पल ले लो,
जैसे ए लिमिटेड है, ये कहाँ है, इंडिया में, और बी लिमिटेड है, ये कहाँ है, मालदीव्स में। तो वो मालदीव्स का प्रेसिडेंट अभी ऐसे ही बौखला गया, पागल हो गया हो, पता है तुमको। तो बोल दिया कि भैया जो जो कंपनी, जिसकी जिसकी कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी इंडिया में है, तो मैं 10 साल की पाबंदी लगा रहा हूँ, 10 साल तक डिविडेंड नहीं दे सकती है ए लिमिटेड को, और 10 साल तक कोई इक्विटी भी रिटर्न नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, वैसा वापस नहीं, ट्रांसफर नहीं होगा फंड, सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन है अगर। तो इस केस में एएस बोलते हैं कि ठीक है, तुम इसको बी लिमिटेड को ना सब्सिडरी नहीं मानोगे तो चलेगा, इसको कंसोलिडेट मत करो, क्योंकि वाकई में अगर तुम देखो तो अब तुम्हारे पास उतना कंट्रोल रहा नहीं है उसके ऊपर। तो या तो अब तुमको उसको बंद करना पड़ेगा, कुल मिला के वहां से ऑपरेशन हटाने पड़ेंगे, या जैसा भी करो। बट ये अभी फॉर नाउ, फॉर दिस टाइम फ्रेम, बी लिमिटेड may not be considered as what, subsidiary, associate, joint venture, component will not be considered as component for the purpose of preparation of CFS। समझ में आ रही बात। तो दो रिस्ट्रिक्शन दिए तुम्हारे, दो एक्सेप्शन दिए हुए, दो एक्सक्लूजन दिए हुए फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ CFS, दो एग्जेम्पशंस दिए हुए। तो एक बार क्विकली पूरा का पूरा पढ़ो एक बार इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40 to 50% यही आते हैं एग्जाम में, ये पूरा गो थ्रू करो। और इससे रिलेटेड अपन ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन गो थ्रू किया हुआ है। अब इसके बाद मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ क्या, एक बार सुन लो। ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स है, ये तुम्हारे जो बातें तुम करते हो एफआर में, उसी से रिलेटेड बातें किया हुआ है कि भैया इक्विटी मेथड लगाएंगे अपन जब एसोसिएट करते हैं, बताओ एज पर एएस 23। सिमिलरली अपन इंडेक्स 27 में भी यही लगाते हैं इक्विटी मेथड। जॉइंट वेंचर में जो तो अलग मेथड लगाते हैं वो एक अलग हो गया। सिमिलरली कंपनी इंडेक्स में तुम क्या लगाते हो, वही इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में क्या लगाते हो, इक्विटी मेथड लगाते हो एज पर इंडेक्स 28। और इंडेक्स 111 में मैं जॉइंट अरेंजमेंट वगैरह, ये जो जो बातें तुम्हारी एफआर रिलेटेड बातें एक बार रीड कर लेना, एंड इसको एक बार रीड करके आओगे। आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारे को एफआर में बेसिक जो नॉलेज है, बिजनेस कंसोलिडेशन वाला जो चैप्टर है, डेट यू आर अवेयर अबाउट थोड़ा बहुत, तो एक बार इसको रीड करके आना। स्टिल कोई दिक्कत है तो अपन वी विल अगेन टेक अप दिस टॉपिक अगेन, बट एनीवे एक बार रीड करके आओगे तो कल एक बार फटाफट से अपन आगे बढ़ जाएंगे। एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू व्हाट, रिवाइज दिस, यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिवाइज दिस। तो स्पेशल कंसिडरेशन तुमको रीड करके आना है, दैट इज करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ये दोनों रीड करके आना एक बार। करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तुमको पता ही होगा परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में कौन सी दो एडजस्टमेंट आती होगी, जो परमानेंट नेचर की है, एफआर में देखा होगा तुमने, जो चेंज नहीं होती है अनलेस योर शेयर होल्डिंग चेंजेस। मतलब मान लो 60% मेरी होल्डिंग है सब्सिडरी में, तो 40% क्या होगी मेरी, 40% विल बी एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यस और नो एवरीवन, एनसीआई बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40%। अब अगर जब तक शेयर होल्डिंग चेंज नहीं होगी, तब तक जो मैंने गुडविल और एनसीआई असाइन की थी, गुडविल और ओपनिंग एनसीआई और ओपनिंग गुडविल जो भी है रहेगी तुम्हारी हर बार, वो हर बार सेम अमाउंट रहेगा, वो हर बार सेम अमाउंट रहेगा, अनलेस 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 ये शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है। अगर मान लो 10% में एनसीआई का बेच के और 10% एक्वायर कर रहा हूँ, मतलब एनसीआई वाले मेरे को और 10% अपना बेच रहे हैं, मतलब मेरा स्टेक 60 से अब क्या हो जाएगा 70%, तो गुडविल भी अलग होगी। एंड नाउ एनसीआई विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड, 30% हो जाएगा मेरा एनसीआई। सो इन दैट केस ओनली द परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट चेंजेस एक्चुअली, एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज व्हाट, परमानेंट। वो परमानेंट नेचर के थोड़े, unless and until shareholding changes, this adjustment will be permanently done, once done, then no need to change that। ओपनिंग बैलेंस के लिए बोल रहा हूँ। एंड करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट मतलब हर करेंट पीरियड, हर ऑडिट में चेंजेस होंगे, हर ऑडिट में तुमको कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बार रीड करना चालू करोगे तुम लोग, एंड रीड करोगे ये, देन तुम्हारा ये एफआर रिलेटेड पॉइंट, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल एंड स्पेशल कंसिडरेशन रिलेटिंग टू व्हाट, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, इतना रीड करो। We will complete our session for now, for today। यहाँ पे इतना रीड करके आना, बाकी बचा हुआ अपन रिवाइज करके कल ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ अपने को बाकी चीज़ें भी डिस्कस करनी है, याद रखना। तो एक बार टेस्ट अगर नहीं दियो फिर से, तो वापस से बोल रहा हूँ टेस्ट दे दो प्लीज़, ऐसे 500 सीरीज का। ठीक है, ऐसे 500 सीरीज का जिसने टेस्ट नहीं दिया है, ध्रुवी, सचिन, टेस्ट दे देना। और एनबीएफसी बैंक का टेस्ट है तुम्हारा, याद रखियो क्या,
ट्यूसडे को अच्छे से करना ये चैप्टर से। आई थिंक वेटेज शुड बी अराउंड 6 to 8 मार्क्स, डेफिनेटली मिनिमम 6 to 8 मार्क्स आ सकता है। सो आई एक्सपेक्ट कि तुम प्रॉपरली सीरियसली करोगे एंड आई वांट राइट आंसर्स दिस टाइम। ठीक है, इस बार कहीं घूमना नहीं चाहिए तुम्हारे आंसर, कि ये कोई ऐसे घुमावदार क्वेश्चंस नहीं होने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स तुम्हारे आने चाहिए शीट में। और लैंग्वेज को भी थोड़ा ध्यान में रखो, उड़ा उड़ा के लिख रहे हो मैं देख रहा हूँ, मतलब देने भर के लिए टेस्ट देना है ऐसा नहीं करना है, सीरियसली लो टेस्ट को भी थोड़ा। एंड जस्ट ट्राई टू थोड़ा लैंग्वेज को थोड़ा रिटेन करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो थोड़ा, उड़ा उड़ा के देने से मतलब नहीं होगा ना फिर, वो तो तुम्हारा एज गुड एज तुमने टेस्ट नहीं दिया उस टाइप का होगा। एंड इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, मार्क करो, कोशिश करो। ऐसे इसमें ठीक है समझ में आता है, थोड़ा सा घूम जाता है आदमी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, तुमको आंसर आना चाहिए एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन का बताओ प्रोसीजर क्या करेगा आदमी, कॉन्करेंट ऑडिट में तुमको देखना पड़ेगा कि एडवांस से रिलेटेड पूछा है क्या, हाउस कीपिंग से रिलेटेड पूछा है क्या, कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तुमको मोटा माटी मोस्टली। ठीक है, एमसीक्यू में तुमको देखना पड़ेगा छोटी छोटी बारीक जो पॉइंट्स अपन ने कंसीडर किए थे, कवर किए थे इन एनबीएफसी ऑल्सो एज वेल एज बैंक ऑडिट, दोनों ही में। तो तुमको दोनों देखते हुए चलना है, अच्छे से करके तुम ट्यूसडे के लिए प्रिपेयर करोगे। साथ ही साथ तुम्हारा जो जो बैकलॉग पेंडिंग है ऐसे 600 610 620 वो भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अपन ऐसे 700 स्टार्ट करेंगे इसके बाद मोस्टली। तो ये रीड करके आ जाओ फटाफट से। अपन मिलते हैं फिर कल सुबह अगेन मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, बाय बाय। किसी को कोई भी डाउट है ये रीड करने के बाद, इफ यू वांट टू आस्क पर्सनली यू कैन डायरेक्टली आस्क, नो वरीज। ओके, चलो बाय बाय। बाय बाय सर।